ये हमारे चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा अवेटेड वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर मैं आपको HTML फ्रॉम स्टार्ट से लेके एंड तक सारा कुछ बताने वाला हूँ। यानी आपको एक बिगिनर से लेके एक एडवांस एक प्रो लेवल तक सारी की सारी HTML सिखा देने वाला हूँ। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट जिसके अंदर हम लोग HTML को सीखेंगे, सेकंड पार्ट जिसके अंदर हम लोग AI यानी कि चैट जीपीटी का यूज करेंगे और उसके जरिए से हम लोग HTML को लिखने की कोशिश करेंगे। अब चैट जीपीटी को बीच में इंटीग्रेट करने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि आपको जैसा कि पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत सारा काम करते हैं और कुछ लोगों का कंसर्न ये भी है कि वेब डेवलपमेंट डेड हो चुकी है, लेकिन नहीं, वेब डेवलपमेंट डेड नहीं हुई और एआई जो है वो आपकी जॉब कभी नहीं ले सकता। ये मैंने वीडियो बना दी है, ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि एआई कैसे वेब डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं कर सकेगा। सो उसके बाद मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ HTML के अंदर, वो कुछ टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ। टॉपिक आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, तो ये वाले सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करने वाला हूँ। हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब HTML को स्टार्ट कहाँ से करते हैं। HTML को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी कोडिंग हो या HTML हो, CSS हो, इस तरह की जितनी भी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड या फिर गेम डेवलपमेंट से रिलेटेड, उसको हम लोग एक कोड एडिटर में लिखते हैं। या आप लोग उसके लिए कह सकते हो हम लोग IDE का यूज करते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आप कौन सा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट IDE इंस्टॉल कर सकते हैं। सेकंड चीज पर हम लोग गोइंग चलेंगे कि हम लोग HTML में अपना पहला प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, और ये वही वाली वीडियो होने वाली है जिसके बाद आप लोग अपनी पहली वेबसाइट बना सकते हो। तो हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बताता हूँ कि हम लोगों के एक कोड एडिटर क्या होता है, यानी कि एक IDE क्या होता है। तो उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने आप लोगों के लिए कुछ टॉक्स बनाकर रखे हैं जो कि लाइक आप लोगों को एक्सप्लेन करने में जिससे मुझे भी हेल्प मिलेगी और आपको भी जरूर उससे ही सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो जो डॉक्स हैं जो आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं वो क्या बनाए हुए हैं। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कोड एडिटर के बारे में जानना है, तो हम मैंने देखो यहाँ पे कोड एडिटर का एक फोटो बनाकर रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने सारा कुछ बताया हुआ है। अब सबसे पहले ये जो कोड एडिटर है इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज अ कोड एडिटर। अ कोड एडिटर एक सॉफ्टवेयर होता है, ओके, जो वेब डेवलपर्स यूज करते हैं कोड लिखने, कोड एडिट करने और मैनेज करने के लिए। अब कोड लिखना यानी लिखना मतलब जहां पर आप स्टार्ट से कोड लिखोगे। एडिट करना यानी कि हम लोग उस कोड के अंदर अगर कभी चेंज कुछ करना चाहें तब भी हम लोग इसी सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैनेज करना क्या होता है। आपके वेबसाइट के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी कोड एडिटर यूज होता है जो कि AI नहीं कर सकता। तो मैंने आपको कोड एडिटर का बता दिया। अब इस वाली वीडियो के लिए जो हम लोग कोड एडिटर यूज करने वाले हैं उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। अब विजुअल स्टूडियो कोड को सबसे पहले डाउनलोड करना देख लेते हैं, उसको इंस्टॉल किस तरह करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, ये सब कुछ। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने क्रोम पर आ जाना है। ओके, क्रोम या कोई भी ब्राउजर जो आप यूज करते हो उस पे आ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना कोई भी अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास कुछ अकाउंट है, मैंने उनमें से एक सेलेक्ट कर लिया। अगर आपके अकाउंट नहीं बने तो डायरेक्ट क्रोम ओपन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस पे आ जाना है। उसके बाद हमने ऊपर सर्च बार में लिखना है VS कोड डाउनलोड। ओके, VS कोड डाउनलोड लिख लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये सर्च हो रहा है। अब जैसे ही आप VS कोड डाउनलोड लिखकर सर्च करोगे आपके पास एक फर्स्ट लिंक आएगा, विजुअल स्टूडियो कोड फॉर मैक लिनक्स एंड विंडोज। इस पे आपने क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर वेबसाइट लोड हो रही है, इसको हम लोग लोड हो लेने देते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि VS कोड डाउनलोड कैसे करना है। A little longer than a few minutes later. यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड की जो साइट है वो हमारे पास लोड हो चुकी है। अब यहाँ पे तीन तरह की चीजें आपके पास शो हो रही होंगी, जिसमें सबसे पहला है विंडोज, सेकंड है लिनक्स और थर्ड वाला है मैक। अब अगर तो आप विंडोज यूजर हो तो आप इस फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक कर देना, मैक वाले हो तो इसमें से किसी लिंक को क्लिक कर देना। ठीक है, अब मैक के अंदर भी जो चीज होती है उबंटू, रेड हैट, तो ये चीज जो है वो आप इसमें यूज कर सकते हो, जो भी आप यूज करना चाहो। और मैक के लिए आप अगर मैक हो यानी कि एप्पल यूजर हो तो आप यहाँ पर मैक के लिए क्लिक कर सकते हो। मैं विंडोज के लिए कर रहा हूँ तो मैं डाउनलोड वाले विंडोज वाले डाउनलोड को दबा दूंगा।
अब जैसे ही आप डाउनलोड को दबाओगे तो यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिकली एक फाइल डाउनलोड पे लगेगी। अभी रुको, यहाँ पे डाउनलोड होने पे लग जाएगी। देखो, अब जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे एक डाउनलोड पे फाइल लगी है। अब मैंने आप लोगों के लिए सेटअप पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो मैं इसको क्लोज करूंगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगी ना, तो आपके पास आपके फोल्डर में डाउनलोड्स के अंदर, यहाँ पर डाउनलोड्स के अंदर एक फाइल आने वाली है विजुअल स्टूडियो कोड की, ये वाला सेटअप की। आपने बस इसके ऊपर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पर कुछ चीजें आपके पास ओपन होने वाली हैं। अब जैसे ही मैंने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये ओपन हुआ, इस तरह का इंटरफेस। और मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेप्ट द एग्रीमेंट और नेक्स्ट को दबा दिया। इसी तरह मेरे पास ये बता रहा है कि आपकी जो फाइल वगैरह ये कहाँ पर स्टोर होंगी, आपने कुछ नहीं करना, फिर नेक्स्ट को दबा देना है। फिर ये विजुअल स्टूडियो कोड आ रहा है, इसको भी आपने नेक्स्ट पे दबा देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ भी आ रहा है, आपने कुछ भी नहीं देखना और इसको भी नेक्स्ट पे दबा देना है। ठीक है, इस तरह आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके लास्ट टाइम इंस्टॉल लिखा आ जाएगा, आपने इंस्टॉल को दबा देना है। अब यहाँ पर ये इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अब देखो, यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग पर लग चुका है। अब ये मेरे सिस्टम में ऑलमोस्ट थर्ड से फोर्थ टाइम इंस्टॉल हो रहा है। तो उसमें ये होगा कि ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप पहली दफा कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम ले सकता है, तो डोंट वरी, ये पूरा इसको आप इंस्टॉल हो लेने दो। 1 minute 37 seconds later. अब ये यहाँ पर पूरा का पूरा डाउनलोड हो चुका है। और यहाँ पर लास्ट में आपको फिनिश लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जैसे ये ग्रीन लाइन चली जाएगी। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पर ये फिनिश लिखा हुआ आ गया। जैसे ही आप फिनिश लिखोगे, फिनिश पे क्लिक करोगे, तो साथ ही ये ऑटोमेटिकली वीएस कोड आपके विंडोज के ऊपर ओपन हो जाने वाला है। इसको ओपन हो लेने देना और इस तरह का कुछ यूजर इंटरफेस आप लोग के सामने शो होने वाला है। यहाँ पे स्टार्ट अ न्यू फाइल फोल्डर और सब कुछ आ रहा है। आपने कहीं पर नहीं जाना, आपने दोबारा से अपनी इस विंडोज के ऊपर आ जाना है। और विंडोज पे आने के बाद आपने यहाँ पर करना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे आना है और न्यू पे आके एक फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर को मैं नाम देने वाला हूँ HTML ट्यूटोरियल। ओके, तो मैंने ये नाम दे दिया। अब जैसे ही मैंने नाम लिखा और सेव कर दिया, इसको सेव करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूंगा, VS कोड के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। दैट्स इट, ये कर देना है आपने। जैसे ही आप ये ड्रॉप करोगे, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर मेरा HTML ट्यूटोरियल वाला वही वाला फोल्डर ओपन हो चुका है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो अब हम HTML स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि HTML कहते किसको है, उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको देने वाला हूँ। तो मेरे पास दोबारा से वो फोल्डर्स के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है जो मैंने आप लोगों के लिए मटेरियल इकट्ठा किया हुआ है। अब HTML एक्सप्लेनेशन 1 पे जाते हैं, यानी जो मैंने सेव की हुई है फाइल, और इस पे जाके पढ़ लेते हैं कि HTML क्या है। सो व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब इसका क्या मतलब है? देखो, HTML जो है वो एक मार्कअप लैंग्वेज है। आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात को समझो सबसे पहले। आप HTML सीखने के बाद ये नहीं कह सकते कि मैं एक प्रोग्रामर हूँ। आप ये कहोगे हाँ मुझे कोडिंग आती है बट मैं प्रोग्रामिंग नहीं करता। ओके, तो मैंने बहुत सारे अपने करियर में ऐसे लोगों को देखा है जो ये गलती करते हैं कि HTML सीखने के बाद अपने आप को कहते हैं कि प्रोग्रामिंग है, बट इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। ये बात आपको समझनी जरूरी है। उसके बाद अब देखो, HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है। H मतलब हाइपर, T मतलब टेक्स्ट, M मतलब मार्कअप एंड L मतलब लैंग्वेज। ठीक है, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट्स इट। अब ये तो फुल फॉर्म थी, आप याद कर लो, बेहतर है आपके लिए, आगे काम आएगी। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसकी प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन है वो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है। ठीक है, जिसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है वो ये है। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। ये मैंने आपके लिए उर्दू के अंदर निकाले हैं ताकि आपको ज्यादा समझ आए। ठीक है, HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। ओके, उसके बाद इसकी मदद से हम वेबसाइट पर टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, बटन, फॉर्म्स, वीडियोस वगैरह ऐड शो करवाते हैं। HTML एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। स्टैंडर्ड मतलब ये इंडस्ट्री में हर जगह यूज होती है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब है ये इंडस्ट्री के अंदर हर जगह पर यूज होती होने वाली लैंग्वेज है। ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज है जो कि अब देखो इसमें भी लिखा हुआ है मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इट्स अ मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो वेब पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने का काम आती है। स्ट्रक्चर मतलब आपने घर तमीर किया। ठीक है, स्ट्रक्चर का मतलब है आपने घर तमीर किया और घर तमीर करने के बाद उसके अंदर कोई कलरिंग नहीं की, तो समझ लो आपने एक HTML से वेबसाइट बनाई जिसमें आपने कोई कलर वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया। इसकी मदद से हम वेबसाइट पर टेक्स्ट,
इमेजेस, लिंक्स, बटन्स, फॉर्म्स, वीडियोस वगैरह शो करवाते हैं। सिंपल, यानी अब देखो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वेबसाइट के ऊपर टेक्स्ट, इमेजेस, लिंक्स, बटन्स और फॉर्म्स वगैरह शो करवाओगे, वही हम लोग HTML में करेंगे। अब जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने HTML ट्यूटोरियल की जो फोल्डर था उसको अपनी वेबसाइट में ओपन कर दिया था, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर फाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिखना है मैं आपको बताऊंगा। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लिखने के बाद आपने एंटर कर लेना है। अब इंडेक्स का मतलब क्या हुआ, ये आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग मतलब जहां पर यूजर सबसे पहले आकर लैंड करेगा, ठीक है, उसको आप कहते हो कि ये लैंडिंग पेज है, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, फिर भी आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। जैसे ही मैं अपने इस पे आकर youtube.com सर्च करता हूँ, तो जहां पर आपके सबसे पहले जो आपको पेज शो होने वाला है, होम पेज जिसको हम लोग कंसीडर करते हैं, वो index.html की ही फाइल होती है। तो वो जो शो वही शो होने वाला है, इसके अलावा आपको कुछ भी शो नहीं होगा। मतलब index.html जब भी आप फाइल क्रिएट करोगे ना, तो आपको एक लैंडिंग पेज शो होगा, कि पेज आपके सामने शो होगा, जो सबसे पहला पेज होगा वो index.html की फाइल होगी। सिंपल सी बात को समझ लो। अब देखो अगर आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है, हम इसको आगे मजीद क्लैरिफाई कर देंगे। बट अभी के लिए आपके लिए सिर्फ इतना ही था, ठीक है। index.html की फाइल जो हमने क्रिएट कर दी। अब लैंडिंग पेज यहाँ पर ओपन होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो मैं इसका वेट करता हूँ कि मैं आपको दिखा सकूँ कि लैंडिंग पेज क्या होता है। 12 seconds later. 1 minute 37 seconds later. A little longer than a few minutes later. यहाँ पर हमारे पास YouTube का लैंडिंग पेज ओपन हो चुका है, यानी YouTube का पेज ओपन हो चुका है, जिसपे आपको नजर आ रहा होगा ये एक स्केलेटन लोडिंग के अंदर लोड हो रहा है। स्केलेटन लोडिंग भी है, जब आप वेब डेवलपमेंट की फील्ड में और आगे जाओगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो ये जो सबसे पहला आपको फर्स्ट पेज ये सारा कुछ हो रहा है, ये मतलब हैमबर्गर वगैरह आइकन वगैरह शो हो रहे हैं, मतलब अभी प्रॉपरली लोड नहीं हुई। बट जो आपको सबसे पहला पेज शो होगा ये आपका index.html की फाइल होगी। यूट्यूब पे जब बनी थी तो इसके पीछे index.html की ही फाइल चल रही है, समझ लो, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ सिंपली क्लोज, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लैंडिंग पेज क्या होता है, ये आपको बात समझ आ गई। अब आपने आ जाना है index.html की फाइल में। अब यहाँ पर हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसके अंदर सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूँ डॉक टाइप HTML के बारे में। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता HTML के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ HTML का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे ही मैंने एक्सक्लेमेटरी का साइन डाला, ठीक है, इसको एक्सक्लेमेटरी का साइन कहते हैं, जैसे ही मैंने डाला तो आपके पास आ गया एमिट एब्रीविएशन, ठीक है। आपने बस इसको एंटर कर देना है। इमिट एब्रीविएशन को एंटर करने के बाद ये आपके पास कुछ कोड आएगा। कोड अगर आप पहली दफा देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हो, लेकिन इट इज सुपर इजी, ठीक है। अब आपने देखना है कि सबसे पहला स्टेप क्या है, डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML एक ऐसी लाइक हम लोग ब्राउजर को बता रहे हैं कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, HTML के इससे पहले प्रीवियस बहुत सारे वर्जन आए हैं। अभी जो वर्जन चल रहा है वो HTML वर्जन 5 चल रहा है, ठीक है, जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है और वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब डॉक टाइप HTML लिख के मैंने ब्राउजर को बताया कि ये कौन सा वर्जन ऑफ HTML है, ठीक है, ये हमने सिंपल उसको एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, HTML lang इज इक्वल टू en। अब ये जो lang इज इक्वल टू en है ना, ये अगर आप हटा भी दोगे तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला। इसको मैं कहता हूँ कि आप खत्म ही कर दो, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो HTML है ना, इसका देखो एक स्टार्टिंग यहाँ पे लगा हुआ है और एक क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा हुआ है। जब भी हम लोग वेबसाइट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो हम लोग पहले सबसे पहले HTML लिखेंगे, जिसको हम लोग क्लोज करेंगे, और उसमें दो टैग डालेंगे, हेड, हेड, ये वाला देखो हेड, ये, और बॉडी, ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब बॉडी देखो बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन हेड में कुछ कुछ है। अब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये हेड में कुछ कुछ है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अभी के लिए इस कोड को यहीं तक रहने तो ये बात अपने दिमाग में रखना कि मैंने आपको अभी हेड एक्सप्लेन प्रॉपरली नहीं किया, बस मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ हेड क्या क्या होता है, हेड में क्या क्या चीजें आती है। अब ये जो सब कुछ लिखा हुआ है उसने क्या लिखा है ये मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने VS कोड के एक्सटेंशन वाले सेक्शन में आना है और इधर आके लिखना है लाइव सर्वर, सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर लिखोगे ना जैसे ही, तो आपके पास कुछ एक्सटेंशन आएंगी, जिसमें ये वाली पहली एक्सटेंशन है लाइव सर्वर। इसके इतने डाउनलोड्स हैं और इतने रिव्यूज हैं, ये वाली एक्सटेंशन आपने डाउनलोड कर लेनी है, मतलब इंस्टॉल कर लेनी है अपने VS कोड के अंदर। यहाँ पे एक इंस्टॉल का बटन होगा, उसको क्लिक करोगे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। और ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखी हुई है, ज्यादा टाइम वैसे ये भी नहीं लेने वाली। तो इसको आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। अब ये इंस्टॉल हो गई HTML की, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये गो लाइव का बटन है, आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप
लाइव सर्वर लगाओगे ना, ये गो लाइव का बटन आ जाएगा और आपने सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर मेरे पास ब्लैंक HTML का पेज ओपन हो चुका है जिसमें मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, तो ये ब्लैंक ही आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि हेड और बॉडी में डिफरेंस क्या है। अब देखो, मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको हेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। हेड में क्या चीजें आती हैं। अब देखो, जब हम लोग अपने पेज पे जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऊपर वाला हिस्सा आ रहा है, जो ब्राउजर वाला हिस्सा है, ये सारा हिस्सा हेड के अंदर आता है, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये सारा हिस्सा हेड में आता है, और नीचे जो व्हाइट आ रहा है सारा कुछ, ये बॉडी का हिस्सा है। बस यही था सिंपल हेड और बॉडी के अंदर डिफरेंस। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये कहाँ पर शो हो रहा है। डॉक्यूमेंट देखो, हेड के अंदर लिखा था, तो ये ऊपर शो हो रहा है यहाँ पे इस टैब के अंदर, टैब का टाइटल। अब अगर मैं इसको चेंज करके दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे टाइटल में होम लिख देता हूँ। होम लिखा, तो यहाँ पे देखो ये होम शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल। अब ये जो टैग है, ये हेड का टैग है, तो ये हेड में ही आएगा, यानी टाइटल हमेशा हेड में ही आता है आपका। अब मैं HTML के अंदर सम फॉर्म ऑफ कंटेंट लिखूंगा ताकि मैं आपको दिखा सकूं ये शो कहाँ पर होता है। तो मैं एक सिंपल सा टैग ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट दे रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने टेक्स्ट दिया, और इसको जैसे आप टेक्स्ट दोगे ना, तो इसको फॉर्मेट कर लेना। ठीक है, अब ये मैंने कुछ टेक्स्ट दिया है, ठीक है, और इसमें जाओगे ना, तो ये देखो ये टेक्स्ट यहाँ पे सारा शो हो रहा है। ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पर सिंपली शो कर दिया, ये वाला। ओके, ये वाला टेक्स्ट यहाँ पर सारा सिंपली शो कर दिया। अब ये सीन तो इसने HTML ने कर दिया। अब ये किस तरह किया, ये सारा क्यों हुआ, HTML के अंदर हम लोग आगे जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम लोग टैग्स कहते हैं। मैंने आपको HTML का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर दिया और आपको लाइव सर्वर भी चलाना सिखा दिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मुबारकबाद देता हूँ, आपने पहली वेबसाइट जो है अपनी वो बना ली है। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर, दिस इज अ वेबसाइट। अगर आप इसको एक सर्वर पे डिप्लॉय कर देते हो, तो हाँ ये एक वेबसाइट है। ठीक है, सर्वर पे डिप्लॉय करने का मतलब है, जिस तरह आप YouTube पे वीडियोस अपलोड कर सकते हो, तो आपने YouTube के सर्वर पे अपनी वीडियो को डिप्लॉय किया, तो इसी तरह आप वेबसाइट को भी अपने सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, अब YouTube तो अलाउ नहीं ना करता कि आप उनके सर्वर पे अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हाँ, आप अपना अगर सर्वर खरीद लो, ठीक है, तो आप ये डिप्लॉय कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए आपको डिप्लॉय करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्टार्टिंग यूजर हो जो कि इसको पढ़ रहे हो। ठीक है, ये मैंने डिप्लॉय कर दिया। अब यहाँ पे देखो index.html लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे। अब देखो, मैं यहाँ पे कुछ कुछ चीजें लिखने वाला हूँ, ठीक है, जो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। जो सेकंड टॉपिक है वो हमारे पास है टैग्स का। ठीक है, अब लेट सपोज करो मैं आपको HTML के अंदर बताता हूँ, ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी, ये भी एक टैग है। ये जो हेड है ना, ये भी एक टैग है। ये HTML है ना, ये भी एक टैग है। इवन के डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है ना, ये भी एक टैग है। ये टाइटल एक टैग है, ये मेटा एक टैग है। सो दीज आर ऑल टैग्स। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि HTML में कितने टाइप्स ऑफ टैग होते हैं, स्टैंडर्ड टैग्स क्या होते हैं, और आगे जो मजीद टैग यूज होने वाले हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास टैग होता है ना, उसको हम लोग हेडिंग टैग कहते हैं, और हेडिंग टैग बहुत ज्यादा किस्म के होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारी उसकी किस्में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हेडिंग टैग में। अब हेडिंग टैग लिखने के लिए आपने यहाँ पे लिखना है H1। H1 लिख के जैसे ही आप लोग एंटर करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आप देखो आपके पास हेडिंग H1 के अंदर H1 का टैग लगा दोनों साइडों से। ठीक है, मतलब दोनों साइडों से आपका H1 का टैग लग गया। ठीक है, H1 का जैसे ही आप लोग टैग लगा लेंगे ना, इसके अंदर आपने कुछ भी लिखोगे, जिस तरह हेलो लिखा, तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह शो हो गया। अगर आप मेरे सेम स्टेप्स को फॉलो करते हो ना, तो वो सेम सब कुछ चलेगा। ठीक है, तो ये हेलो यहाँ पे लिखा आ गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ HTML में कितने टाइप्स की हेडिंग होती है। टोटल HTML में ना 6 टाइप्स की हेडिंग होती है। ठीक है, तो 6 टाइप्स की हेडिंग हम लोग इस तरह पढ़ेंगे, जिस तरह H1 है ना, इसी तरह एक H2 भी होता है। ठीक है, इसी तरह फिर H3 भी होता है, और इसी तरह आगे से H4 भी होता है, और H4 भी होता है, और देन H5 भी होता है, एंड देन H6 भी होता है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया सिर्फ 6 टाइप्स की हेडिंग होती है, इससे आगे H7 H8 नहीं होता। तो ये था हेडिंग टैग्स के बारे में। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इनमें डिफरेंस क्या है। जिस तरह मैंने हेलो लिखा और इसको हर जगह पर पेस्ट कर दिया यहाँ पे, अब ये मैं कर रहा हूँ Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+V से पेस्ट। ठीक है, ये आपने कर दिया। H1 हेलो, H2 हेलो, H3 हेलो, H4 हेलो, H5 हेलो, एंड H6 हेलो। अब मैंने इसके अंदर सारे के अंदर सेम टेक्स्ट लिखा, लेकिन जब ये फॉर्मेट के अंदर शो होगा तो कुछ इस वे में होगा। यानी कि H1 सबसे बड़ा होता है, H2 उससे छोटा, H3 सब उससे छोटा, H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, और H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है हमारी HTML के अंदर। इतना कर लेने के बाद आपने क्या करना है,
दोबारा से अपने VS कोड पे आना है और हेडिंग्स वाला जो चैप्टर था उसको क्लोज कर देना है। इसकी आप प्रैक्टिस करो, हेडिंग क्या होती है, और हेडिंग को एक दफा ये जो 6 टैग है ना, 6 के 6 ये सारे देख लो, VS कोड इंस्टॉल करो, ये जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ साथ साथ स्टेप्स को फॉलो करते रहो, ठीक है। जहां पर मैं वीडियो को पोस्ट करने का कहूँ वहां आपने पोस्ट करना है और प्रॉपरली जाकर खुद उसको करने की कोशिश करनी है, और अगर ना समझ आए तो वीडियो दोबारा से आकर देखनी है, रिवाइंड करनी है, दोबारा देखिए, स्किप नहीं करना। जहां पे देखो, जहां पर आप स्किप करते हो ना वहां पर काम खत्म हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप स्किप करोगे समझो आपने कुछ नहीं सीखा, लेकिन अगर आप इस वीडियो के साथ बने रहोगे एंड तक तो आप कुछ ना कुछ सीख जरूर जाओगे। उसके बाद हमारी जो हेडिंग्स थी ना वो हमारी कवर्ड हो गई हैं। अब जो नेक्स्ट टैग हम लोग HTML के अंदर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं HTML के अंदर वो करते हैं P से। देखो मैंने P लिखा और पैराग्राफ को हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब P लिख के आपने क्या करना है, इसके अंदर कुछ भी लिखोगे ना, हेलो माय नेम माय नेम इज उनका and I am a web developer, ठीक है। अब मैंने ये लिखा, अब ये पैराग्राफ की फॉर्म में कुछ इस तरह शो होगा, हेलो माय नेम इज मुनकाद एंड आई एम अ वेब डेवलपर, ठीक है। अब ये इस तरीके से पैराग्राफ की फॉर्म में आपके पास शो हो चुका है, ठीक है। तो पैराग्राफ के अंदर सिंपल सा ये था कि जब हम जो भी जितना भी टेक्स्ट इसके अंदर डालते हैं ना वो पैराग्राफ के फॉर्म में शो होता है। जिस तरह मैं लिखूंगा इसके आगे मजीद, माय hobby is to code in VS Code and I want 100K सब्सक्राइबर, ओके। तो ये आप लोगों के लिए मैसेज था, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर नए हो तो, ठीक है। तो इस तरह मैं कुछ भी लिखूंगा ना तो ये यहाँ पे शो होगा, हेलो माय नेम इज मुनकाद, आई एम अ वेब डेवलपर एंड माय हॉबी इज टू कोड एंड आई वांट 100K सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ये पैराग्राफ के फॉर्म के अंदर शो होता रहेगा सारा कुछ, ठीक है। अब ये सारा आपने पैराग्राफ के जो है वो समझ लिया। अब पैराग्राफ भी हो गया, हेड भी हो गया, मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि और मजीद क्या होता है। तो ये पैराग्राफ के बारे में था। अब मैं आपको जो टैग्स लगाने वाला हूँ वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे, बट टैग्स है, ठीक है। तो एक होता है टैग हमारे पास बोल्ड। बोल्ड के अंदर मैंने क्या किया, मैं लिखा हेलो माय नेम इज मुनकाद, ठीक है। अब मैंने वो जो ऊपर वाली लाइन थी ना सेम वहां पे यहाँ पे लिखी है, लेकिन बोल्ड से क्या होगा, ये थोड़ा सा बोल्ड शो होगा। बोल्ड की रिप्रेजेंटेशन बी होती है HTML के अंदर, तो मैंने बी लिखा। ये टैग्स के नेम पे है, यानी हेडिंग टैग जो होती है वो आपको 6 याद करनी पड़ेंगी। पैराग्राफ मतलब P, बोल्ड मतलब B। इसी तरह एक टैग होता है जिसको हम लोग कहते हैं इटैलिक। इटैलिक लिखा और IT इटैलिक, इटैलिक लिख दिया, ठीक है। अब ये बताता हूँ इससे क्या होगा। इसी तरह हमारे पास एक टैग होता है अंडरलाइन, ठीक है। ओके, अंडरलाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है खाली यू, ठीक है, अंडरलाइन, और इसके अंदर मैं लिखा अंडरलाइन टेक्स्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हेलो माय नेम इज मुनकाद, ये कहाँ से आ रहा है, इस बोल्ड से आ रहा है। और ये जो आई है इटैलिक हो रहा है, ये वाला सेक्शन बीच में से, ये कहाँ से आ रहा है, ये इस वाले इटैलिक से आ रहा है, ठीक है। इसी तरह जो यू है वो कहाँ से, अंडरलाइन जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इस अंडरलाइन टेक्स्ट से। अब देखो, जब भी हमने हेडिंग के बाद पैराग्राफ लिखा था, हेडिंग के बाद पैराग्राफ लिखा था तो ये अगली लाइन में शिफ्ट हुआ। लेकिन जब हमने बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन वाले टैग्स को लिखा तो ये अगली लाइन में मूव नहीं हुए। अब इनका मूव ना होने का मतलब मकसद क्या है, अब देखो हम लोग ये टैग्स असल में यूज कहाँ पर करते हैं। जैसे मैंने एक पैराग्राफ बनाया, पैराग्राफ का P टैग लिख दिया, मैं लिखा हेलो माय नेम इज मुनकाद, ये लिखा मैंने। और इसके अंदर अगर मैंने मुनकाद लफ्ज को बोल्ड करना है तो मैं बोल्ड लिखूंगा, और ये जो मुनकाद वाला सेक्शन है इसको कॉपी करके, टेक्स्ट को कॉपी करके इस बोल्ड के अंदर एंटर कर दूंगा, यानी कंट्रोल V से पेस्ट कर दूंगा। अब होगा क्या, देखो हेलो माय नेम इज मुनकाद। अब देखो अगर ये टैग्स, ये जो बोल्ड टैग था ये इसको अगली लाइन में मूव करता तो मेरा जो मुनकाद लफ्ज लिखा है ये यहाँ पर आ जाता, जो कि मैं नहीं चाहता। इसी वजह से जो HTML है उन्होंने उसको इतना वो बनाया है, इतना फ्रजाइल बनाया है कि आप उसके अंदर चेंजेस कर सकते हो। अब देखो बोल्ड जो है, ठीक है, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, माय नेम इज मुनकाद बोल्ड लिखा हुआ आ रहा है। और हेलो माय नेम इज मुनकाद जो दूसरा हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है उसका जो मुनकाद है वो बोल्ड शो हो रहा है। तो ये सिंपल सा आपका जो कॉन्सेप्ट था मैंने निकाल दिया कि अगली लाइन में मूव नहीं कर रहा। लेकिन व्हाट इफ मुझे ये जो बोल्ड है, ये वाला जो
बोल्ड है इसको नेक्स्ट लाइन में मूव करना हो, आप कहोगे कि मैं इसके अंदर एक इस तरह करता हूँ और इसमें एंटर कर देता हूँ, बट इससे ये वर्क नहीं करेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो कुछ चेंजेस नहीं है तो वर्क नहीं किया। ठीक है, तो असल में इसके लिए HTML में एक स्पेशल किस्म का टैग होता है जिसको हम लोग कहते हैं लाइन ब्रेक, BR। ठीक है, अब ये सिंगल टैग है, यानी इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता। जिसमें देखो हमने पैराग्राफ लिखा था ना, तो इसका एक क्लोजिंग था, हमने बोल्ड टैग लिखा था, हमने इसका एक क्लोजिंग लगाया, इटैलिक टैग लिखा था, इसका एक क्लोजिंग लगाया, अंडरलाइन लिखा था, इसका क्लोजिंग लगाया, इवन के HTML का भी एक क्लोजिंग था। लेकिन देखो डॉक टाइप HTML जो लिखा हुआ है उसका कोई क्लोजिंग नहीं है। ठीक है, तो कुछ HTML में ऐसे टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग होता है, कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिनका क्लोजिंग नहीं होता। अब बीआर उनमें से है जिनका क्लोजिंग नहीं होता, और यहाँ पे जैसे मैंने बीआर डाला ना, तो देखो नेक्स्ट लाइन में मूव कर चुका है। तो बीयर का मकसद होता है लाइन ब्रेक करना, और इस ये भी टैग अपने नाम पर ही है, यानी ब्रेक मतलब हमने ब्रेक डालनी है, और बीआर यानी उसकी शॉर्ट फॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो, या उसको रिप्रेजेंटेशन कह लो, उसकी हम लोग बीआर से करते हैं HTML के अंदर। अब इसी तरह एक टैग होता है जिसको हम लोग HR कहते हैं। मैं बीआर यहाँ से रिमूव कर दूं, ये दोबारा से स्टार्ट में आ जाएगा इस तरह, और मैं यहाँ पर HR डाल दूं। ठीक है, मैंने यहाँ पे HR डाला तो यहाँ पे क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे और मजीद ऐसे टैग्स होते हैं जिनका हमारे पास HTML के अंदर क्लोजिंग नहीं होता। अब ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है जिसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, और अब मैं क्या करने वाला हूँ, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन को इस एक पैराग्राफ के अंदर कंबाइंड फॉर्म में यूज करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, और पैराग्राफ टैग के अंदर मैं लिखता हूँ आई वांट टू आई वांट टू गेट famous on YouTube. My experience in web development is like, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 years, एंड देन इससे आगे हम लोग मूव करते रहेंगे जैसे जैसे हम लोग पैराग्राफ लिखना है 4 years। ओके, तो अब लेट सपोज करो ये जो डेवलपमेंट था, वेब डेवलपमेंट था, इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे बीच में बोल्ड डाल दूंगा, बी डालूंगा, और वेब डेवलपमेंट वाला जो टेक्स्ट है इसको कट करके इस वाले टैग्स के अंदर ले आऊंगा। तो यहाँ पे देखो जो हमारा आई वांट टू गेट फेमस ऑन यूट्यूब, माई एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट इज 4 years। तो वेब डेवलपमेंट जो था वो मैंने यहाँ पे बोल्ड के अंदर किया, तो ये बोल्ड के अंदर आया इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने 4 years को अंडरलाइन करना, तो मैं यहाँ पे एक यू टैग लगाता हूँ, और इस 4 years को कट करके इसमें डालता हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखा फेमस, फेमस वर्ड को मैं कर देता हूँ आई, यानी इटैलिक। ठीक है, आई मतलब इटैलिक, बी मतलब बोल्ड। ठीक है, तो मैंने इससे एक्स से कट किया और इटैलिक के अंदर मैं इसको ले आया। ठीक है, आई वॉन्ट टू गेट फेमस, अब फेमस देखो इटैलिक में हो गया, ऑन यूट्यूब वो इसी तरीके से रहा सिंपल। माई एक्सपीरियंस इन वेब डेवलपमेंट इज 4 years, तो ये जो डेवलपमेंट था, वेब डेवलपमेंट का लफ्ज था, ये बोल्ड हो गया, एंड 4 years का जो लफ्ज था वो अंडरलाइन हो चुका है। तो हमारे पास ये जो कुछ ऐसे टैग्स थे जो मैं आपको HTML में पढ़ाना चाह रहा था, जो कि हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ और मजीद इंपॉर्टेंट टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं सारे के सारे HTML टैग्स इस ट्यूटोरियल के अंदर कवर करूंगा, और आपको एक एक चीज डीपली पढ़ाऊंगा। अब ये तो वो स्टैटिक टैग्स थे जो हम लोग आम अपनी रेगुलर फॉर्म के अंदर यूज करते हैं। अब और भी कुछ ऐसे टैग्स होते हैं जिस जो एट्रीब्यूट भी लेते हैं। अब मैं जैसे ही वो टैग पढ़ाऊंगा उसके साथ आपको बताऊंगा कि एट्रीब्यूट क्या होता है। अब मैं सारा जो है इसको खत्म कर रहा हूँ यहाँ से, और मेरा जो पेज है वो खाली हो चुका है। अब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ एक एंकर टैग के बारे में। एंकर यानी ए से, ठीक है, तो ए आ गया यहाँ पे, एंटर जैसे किया तो ए। अब देखो जैसे मैंने ए के साथ एंटर किया ना, तो इसने कुछ VS कोड की एमिट एब्रिविएशन ने यहाँ पे एक HREF इज इक्वल टू डबल कोट्स दिया। अब ये डबल कोट्स यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे। सबसे पहले तो मैं एंकर टैग के अंदर कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा हेलो, तो यहाँ पे देखो ये सिंपल हेलो शो हो रहा है, जिसके अंदर ये लाइक कुछ लिखा हुआ, मतलब इसके ऊपर क्लिक करो, मतलब इसके ऊपर कर्सर लेके जाओगे, होवर करोगे, तो ये थोड़ा सा लाइक कर्सर को चेंज कर रहा है। तो ये एंकर टैग की प्रॉपर्टी है कि जैसे उसके ऊपर कर्सर आए तो वो उसको चेंज कर दिया जाता है, मतलब उसको कर्सर को पॉइंटर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, HREF इज इक्वल टू के बारे में बताऊंगा। अब HREF एक एट्रीब्यूट को कहते हैं, HTML में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं और HREF उनमें से एक है।
अब एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि एट्रीब्यूट होता क्या है। अब लेट्स सपोज करो कि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स लगाने हो, जिस तरह मैं अगर ये वीएस कोड की वेबसाइट पे आ गया हूँ, तो यहाँ पर देखो अपडेट्स में आऊंगा, इसको क्लिक करूंगा ना तो ये पेज लोड हो रहा है और मैं दूसरे पेज के ऊपर शिफ्ट हो रहा हूँ। ये ऐसे मैं शिफ्ट हो गया दूसरे पेज के ऊपर। इसी तरह अगर आपको भी अपनी वेबसाइट के ऊपर लिंक्स ऐड करने हैं तो वो आप किस तरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब HTML में दो तरह के लिंक्स होते हैं, एक तो होता है इंटरनल लिंक और एक होता है एक्सटर्नल लिंक। पहले हम लोग एक्सटर्नल लिंक के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग इंटरनल लिंक पे आएंगे। अब लेट्स सपोज करो मैंने लिखा youtube.com और मैं यहाँ पर आके ना इस YouTube का जो जितना URL है ना इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक एक्सटर्नल लिंक उठाया और अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया। अब होगा क्या, जैसे ही कोई बंदा इस पे अगर क्लिक करेगा तो वो youtube.com पे चला जाएगा। लेट्स सपोज मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक कर रहा हूँ, ये लोड हो रहा है पेज और ये youtube.com की तरफ मूव कर रहा है। देखो youtube.com खुल गई। इसी तरह अगर मैं कोई किसी और साइट का लिंक लगाता हूँ, जिस तरह मैं लगाता हूँ लेट्स सी w3schools.com का। अब मैं w3schools.com का लिंक उठाता हूँ और इसको अपने HTML में आके href के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे पास एंकर टैग के अंदर एक और न्यू लिंक लगा और अब ये W3 स्कूल का लिंक है। तो हमारे पास जो दूसरी साइड पे हम लोग जिस साइड पे रीडायरेक्ट करने वाले हैं वो W3 स्कूल की होने वाली है। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा लोड हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने एक एक्सटर्नल लिंक यूज किया और एक्सटर्नल लिंक वाईफाई पे चल रहा है और इंटरनेट थोड़ा सा इशू कर रहा है यानी स्लो है, तो डजंट माइंड, ये अभी लोड हो जाएगा, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसको कंट्रोल दबा के एक दफा कर लेता हूँ, कंट्रोल दबाने से एक नए टैब में ओपन होगा। देखो यहाँ पे w3schools.com ही खुल रहा है, तो यानी कि आपका लिंक कंफर्म हो गया। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो लास्ट पे बॉटम पे देखो w3schools.com लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लिंक वाकई वैलिड और लग चुका है, ठीक है। अब इसको लोड होने से प्रिवेंट करते हैं और जल्दी से आके हम लोग इसका जो लिंक है ना इसको रिमूव कर देते हैं और इधर आके रिफ्रेश कर देते हैं। ये देखो अब दोबारा से उसी तरीके से लिंक ओपन हो चुका है। अब ये हो गई एक्सटर्नल लिंक। अब HTML में एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल लिंक भी होते हैं। अब इंटरनल लिंक कैसे होते हैं, जिस तरह आपके वेबसाइट के ऊपर एक पेज नहीं होगा, दो पेज होंगे, तीन पेज होंगे और मैं दूसरे पेज अपनी ही एक वेबसाइट के दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी होगा कि कोई पेज हो भी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अबाउट अस के एक पेज बना लेता हूँ इस तरह about.html, एंटर किया। अब ये पेज खाली है फिल वक्त, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक्सक्लेमेटरी का साइन डाल के एंटर करता हूँ, तो दोबारा से वही सारा प्रॉपरली आ चुका है, यानी दोबारा से सारा उसी तरीके से अबाउट का जो मतलब जिस तरह हमारे पास इंडेक्स के अंदर आया था उसी तरीके से हमारे पास अबाउट में आ गया। अब अबाउट में क्या लिखता हूँ मैं, एक H1 लिख के ना तो इसके अंदर लिख देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। एंड देन मैं index.html वाले पेज पे आता हूँ और इधर अपने ही एक पेज को लिंक करता हूँ। अब मेरे पास अपना सेकंड पेज है जिसका नाम मैंने अबाउट रखा, तो about.html को मैंने यहाँ पे लिख दिया। बस जैसे ही आप a लिखोगे ना, जिस तरह मैंने ये a लिखा तो एमेट आ गई। एमेट ने क्या किया, एंटर करोगे तो about.html आ जाएगा। VS कोड जो है वो आपको बहुत सारी एमेट एब्रीविएशन देता है ताकि आपका कोड जो है वो स्पीडीली आप वो कर सको, तो आप एमेट को यूज कर सकते हो, ठीक है। इस पे आगे अब देखो जैसे ही मैं हेलो पे क्लिक करता हूँ ना, मैं अपने ही एक साइड के दूसरे पेज पे लोड होता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो साइड लोड हुई और जल्दी से हम लोग दूसरे पेज पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अगर अपने ही दूसरे पेज से दूसरे पेज पे शिफ्ट होना हो तो साथ ही तो आप इस तरीके से इंटरनल लिंक का यूज कर सकते हो। तो इंटरनल लिंक खाली इस तरह के नहीं होते, मैं आपको एक अभी दूसरे टैग के बारे में बताता हूँ और उसके अंदर भी हम लोग इंटरनल लिंक यूज करेंगे। तो एंकर टैग का जो था वो यहीं तक ही था, सारा काम लिंक्स लगाने के काम आता है और एंकर टैग हमारा कवर हो चुका है। अब जो सेकंड टैग है वो मैं लगाने वाला हूँ एक इमेज टैग, ठीक है। इमेज टैग, आई इमेज का मतलब है IMG, इमेज लिखोगे ना तो IMG लिखोगे, एंटर करोगे। अब इसके साथ देखो दो एट्रीब्यूट है। एंकर टैग जब मैंने लिखा था खाली HREF आया था, लेकिन इमेज टैग लिखा तो हमारे पास दो एट्रीब्यूट आए, एक SRC आया यानी सोर्स और एक आल्ट आया, ठीक है, अल्टरनेटिव, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इन दोनों का मतलब। सबसे पहले हम लोग सोर्स को जान लेते हैं कि सोर्स क्या होता है। अब देखो इमेज लगाने के लिए आपको इमेज का कोई सोर्स देना पड़ेगा, तो लेट्स सी अगर मैं एक एक्सटर्नल लिंक यूज करूँ, एक्सटर्नल इमेज यूज करूँ तो मैं उसका लिंक इस तरह दूंगा। लेट्स जस्ट अज्यूम इमेज, मैंने लिखा यहाँ पे, एंटर किया। अब गूगल ने मुझे बहुत सारे रिजल्ट दिए जिसके अंदर उसने मुझे इमेजेस दे दी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन पे आता हूँ और इसको करता हूँ ओपन इमेज इन न्यू टैब। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर जो है ना ये लिंक आ चुका है,
ठीक है। तो मैंने इसको कॉपी किया सिंपली, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस सोर्स को अपने इसमें देता हूँ, इस सोर्स में दे देता हूँ, ठीक है, जो कि बहुत लंबा है, बट मैंने सोर्स के अंदर उसको इमेज को डाल दिया। ओह इट्स टू मच लॉन्ग। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट को दबाता हूँ, ठीक है। अब देखो डॉक्यूमेंट थोड़ा फॉर्मेट हो चुका है, इनफैक्ट ये थोड़ा सा खराब ही हो चुका है, तो लेकिन लिंक जो होता है वो सिंगल लाइन में ही आएगा, तो इस वजह से वो इस नीचे लाइन में मूव नहीं कर रहा। बट आपका जो लिंक था वो एसआरसी के अंदर ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे चलते हैं जो कि हमने बनाई है, ये देखो होम के ऊपर, तो यहाँ पे देखो एक इमेज लग गया, ठीक है। और ये इमेज कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नली आ रहा है, ठीक है। इंटरनल हमने जिस तरह ये साइड बनाई थी, यहाँ पे हमारा कोई इमेज नहीं पड़ा हुआ, ये एक एक्सटर्नली लिंक आ रहा है। सबसे पहले तो ये बात देखो, उसके बाद अगर मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से ना ये इमेज टैग दोबारा से ले लेता हूँ और मैं एक्सटर्नली एक्सटर्नली हो गया, अब हम इंटरनली काम करेंगे, यानी एक्सटर्नल की जगह हम लोग इंटरनल लिंक यूज करेंगे। तो इंटरनल लिंक यूज करने के लिए मैं करता हूँ, अगर लेट्स सपोज मेरे पास एक इमेज है जो कि मेरी पड़ी हुई है, जिस तरह एक्सप्लेनेशन 2 का इमेज है, ठीक है। मैं इसको करता हूँ कंट्रोल एक्स से कट किया, या कंट्रोल सी से आप कॉपी भी कर सकते हो। और आप क्या करो, आप अपने HTML ट्यूटोरियल जो कि हमने यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्रिएट किया था, यहाँ पे आगे इसको क्लिक करो, इस फोल्डर को, और इसमें आगे ना सिंपली आप ये इमेज पेस्ट कर दो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 वाला इमेज आपने पेस्ट कर दिया। एक्सप्लेनेशन 2 वाले इमेज को जैसे आप पेस्ट करोगे ना, तो यहाँ पे देखो आपके पास आपके फोल्डर के अंदर एक्सप्लेनेशन 2 का VS कोड के फोल्डर के अंदर भी एक्सप्लेनेशन 2 के नाम से एक JPG बन चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सप्लेनेशन 2.jpg, देखो यहाँ पे मैंने सोर्स के अंदर अब खाली सिंपल सा लिखा एक्सप्लेनेशन 2.jpg। तो जैसे ही मैं ये लिखूंगा तो होगा क्या, आपकी जो वेबसाइट है जो कि हमारे पास यहाँ पे है, अब देखो यहाँ पे वो वाली HTML, वो वाली जो हमारे पास थी इमेज थी, वो यहाँ पे यूज हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देखो छोटी सी स्पेस आ रही है, स्पेस क्यों आ रही है, क्योंकि बिकॉज ये हेलो टेक्स्ट लगा हुआ है। अब इसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे, तो प्रिवेंट करने का तरीका मैंने आपको सिंपली बताया, हम लोग यहाँ पे एक DR डाल सकते हैं, ये प्रिवेंट हो जाएगा। अब देखो हमारे पास हेलो ऊपर आ गया और इमेज जो है वो नीचे आ गई। यही हम लोगों ने काम करना था, हमारा काम हो चुका है। अब देखो मैंने दो तरीके से यूज किया, एक मैंने एक्सटर्नली यूज किया, एक इंटरनली यूज किया। तो यहाँ पे जो सोर्स था ना, वो मैंने आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। अगर इसके अंदर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, MDN रेफरेंसेस पे जा सकते हैं, W3 स्कूल्स पे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और मजीद आपके पास इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, बट आपके लिए जितना जानना जरूरी था ना, वो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। कभी भी आप वेब डेवलपमेंट के अंदर कोई चीज भूलो ना, तो सिंपली जाके गूगल पे सर्च कर लेना, बिकॉज ऐसा होता है, कोडर्स भूलते हैं, ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज है। मैं खुद 4 साल के एक्सपीरियंस, 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद आज भी काफी ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो मैं भूल जाता हूँ, तो मुझे खुद गूगल ब्राउजर पे जाना पड़ता है, और इनफैक्ट आप लोग भी भूलोगे। तो प्लीज इस चीज से टेंशन मत लो और आप सर्च जाके कर सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सोर्स का, मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल्ट के बारे में, ठीक है, ऑल्टरनेटिव के बारे में। अब ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब होता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है कि अगर इमेज शो ना हो, अगर यूजर का इंटरनेट स्लो है और उसको इमेज नहीं देख पा रहा, तो उसको कुछ बताया जाए कि ये किस चीज की इमेज है। लेट्स सपोज करो कि ये इमेज जो है हमारी साइट का लोगो है, ठीक है। तो मैं यूजर को बताऊंगा इट्स सिंपल लोगो, इट्स अ लोगो। अब अगर यूजर का इंटरनेट स्लो होगा ना, तो होगा क्या कि ये जो है ना इमेज, ठीक है, ये यूजर को शो नहीं होगा, उसकी जगह पर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो हो जाएगा जहां पे लिखा आ रहा होगा लोगो। अब मैं, मेरा इंटरनेट तो है और मेरी लोकल होस्ट पे चल रहा है, तो इसके लिए इंटरनेट की जरूरत भी नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लिंक के अंदर छोटी सी मिस्टेक कर देता हूँ खुद जान के, ताकि ये इमेज लोड ना हो सके, HTML को पता ही ना चल पाए कि इमेज क्या है। देखो आप HTML में इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपकी इमेज 100% लोड होगी, लेकिन लेट्स सपोज आपने मिस्टेक कर दी है और ऑल्ट का आगे से आपकी अगर आदत डली हुई है कि आप आल्ट टेक्स्ट देते हो हर इमेज के साथ, तो यूजर को क्या शो होने वाला है, यूजर को शो होने वाला है इट्स लोगो, ठीक है। यूजर पता चल जाएगा यूजर को कि यार ये लोगो है, तो मुझे इससे कोई इतनी टेंशन नहीं है। तो लोगो, अगर आप ये लोगो टेक्स्ट नहीं ना देते, ठीक है, अगर आप आल्ट टेक्स्ट नहीं देते, तो ये कुछ इस तरीके से शो होगा। देखो हाँ, ये कुछ इस तरीके से शो होने वाला है, मतलब ब्लैंक, यानी आपको वेबसाइट पे आपको लोगो जो है ना वो शो ही नहीं होगा, तो यूजर परेशान हो जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पे JPG पूरा लिख दूं, तो यहाँ पे आपके पास पूरी इमेज जो है वो लोड हो जाएगी। तो ये चीज आप लोगों के लिए जानना जरूरी थी कि ऑल्ट का टेक्स्ट क्या होता है और SRC का क्या मतलब होता है। अब मैंने यहाँ पे आपको दो चीजें एक्सप्लेन की, एक था SRC और एक था ऑल्ट। अब मैं यहाँ पर चाहूंगा वीडियो को पॉज करो, ठीक है, खुद जाओ,
खुद जाकर देखो कि हमने क्या क्या किया। हमने हेडिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने पैराग्राफ के बारे में पढ़ा, हमने अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, एंकर टैग और इमेज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये हमारा काम यहाँ पर डन होता है। अब मैं आपको मजीद और चीजों के बारे में बताऊंगा। अब यहाँ पर मैं आपको HTML के अंदर लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, लिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो HTML के अंदर दो तरह की लिस्ट होती हैं। पहली लिस्ट होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल, एंटर करो और फिर से एंटर कर दो। ठीक है, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर शो होती है। लेट्स सपोज आपको क्लाइंट आया आपके पास, वो कहता है कि मेरा डाटा जो है ना वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर शो हो। वो आपको सिर्फ बुलेट पॉइंट बताएगा, आगे से आपको अपना खुद दिमाग लगाना पड़ेगा और उसको बताना पड़ेगा, मतलब अपने आप को समझाना पड़ेगा कि अगर ये बुलेट पॉइंट्स में जा रहा है चीज तो मुझे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने एक यूएल का टैग लगाया और उसको बताया, यानी HTML को बताया, ब्राउजर को बताया कि मैं यहाँ पे एक यूएल क्रिएट करने वाला हूँ अनऑर्डर लिस्ट। और उसके बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, li डाल सकते हो। और li के अंदर आप क्या लिखोगे, हेलो, जिस तरह यूजर ने डाटा किया हेलो, और यूजर ने जो आपको सेकंड डाटा दिया था वो आपको दिया हाय। आई नो ये बहुत बोरिंग से नेम है, बट हाँ, अब मैं इधर क्या ही लिख सकता हूँ। तो li आ गया। एक तीसरा li मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, नी हाउ, थिंक ये करेक्ट है। ठीक है, और चौथा जो था HI के अंदर मैंने लिख दिया अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अब देखो ये मैंने सारा लिख दिया। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पे जाता हूँ स्क्रीन पे तो देखो हेलो, हाय, नी हाउ, अस्सलाम वालेकुम। तो ये इस तरीके से हमारे पास एक लिस्ट के अंदर डाटा शो हो गया। अब यूएल लगाने का मकसद क्या था, अगर मैं इस यूएल को थोड़ी देर के लिए यहाँ से रिमूव कर दूं और खाली li के अंदर लगाऊं तो ये कुछ इस तरीके से पैराग्राफ की फॉर्म में शो हो जाएगा। तो इसी वजह से हम लोग यूएल को यूज करते हैं और यूएल को यूज करते हैं। ठीक है, और अगर लेट्स सपोज करो कि मैं यूएल के अंदर li नहीं यूज करता, ठीक है, li नहीं यूज करता और मैं इनफैक्ट इसकी जगह पर एक पैराग्राफ टैग लगाता हूँ और पैराग्राफ में लिखता हूँ हेलो, तो होगा क्या, जो पहले वाला हेलो था ना उसके साथ बुलेट पॉइंट ही नहीं आएगी। ठीक है, तो ये यूएल को लिखने का तरीका है कि सबसे पहले आप बाहर यूएल लगाते हो, ठीक है, अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाते हो और फिर अंदर बताते हो कि ये लिस्ट की पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, इसी तरह आप सो ऑन आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं हेलो हाय लिखता हूँ और इधर नमस्ते लिखता हूँ। ठीक है, तो देखो नमस्ते लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से आप मजीद और आगे फर्दर लिस्ट बना सकते हो जितनी आप चाहो। लेट्स सपोज मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ एक को, तो यहाँ पे क्या होगा, खाली एक बुलेट पॉइंट शो हो जाएगी इस तरह जिसके आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यही तरीका होता है इसके अंदर डाटा शो करवाने का, लिस्ट के अंदर डाटा शो करवाने का, बुलेट पॉइंट्स के अंदर डाटा शो करवाने का। अब ये तो हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, इसी तरह HTML के अंदर एक OL भी होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का टैग डाल देता हूँ, ये वाला OL का टैग डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपली। ठीक है, और इसके अंदर आगे से सब कुछ सेम होगा, यानी मैंने li डाला और li के अंदर लिखा हेलो। ठीक है, फिर मैंने लिखा li और इसके अंदर लिखा हाय, थर्ड मैंने लिखा li और इसके अंदर लिखा मैंने नी हाउ, एंड देन मैंने दोबारा से एक li डाला और इसके अंदर लिखा अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, और फिर देन मैंने यहाँ पे डाला li और मैंने इसके अंदर लिखा अ, नमस्ते। ठीक है, एंड देन मैंने एंड पे एक li खाली छोड़ दिया। अब मैंने यहाँ पे सारा ये वाला सेम पैटर्न एग्जैक्ट यहाँ पे बना दिया। अब आप कहोगे भाई मैं कॉपी करके भी डाल सकता था, मैं कॉपी करके डाल सकता हूँ, आपको कॉपी करके नहीं डालना। ठीक है, और मैंने कॉपी करके खुद जान के आपके सामने नहीं डाला ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करो, आप लोग की भी आदत बने प्रैक्टिस में, और आपको टाइम जो है जब आप इन फ्यूचर आगे काम करो तो तब टाइम कम लगे। प्रैक्टिस में टाइम दो, जब क्लाइंट के साथ काम करो तब वो टाइम नहीं देता क्लाइंट आपको। क्लाइंट आपको कहेगा कि 2 घंटे का काम 1 घंटे में करके दो, तो फिर वो आपसे हैंडल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह होता है। अब मैंने देखो जिस तरह ये मैंने बनाई थी सेम एग्जैक्ट मैंने इसी तरह एक ओवल के अंदर बनाई है, और ओवल का मतलब हुआ ऑर्डर लिस्ट, और ऑर्डर लिस्ट से क्या हुआ, ये नंबरिंग में आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड इसी तरह मैं अगर एक और LI डाल दूंगा तो ये 7 पे चला जाएगा, 7, एंड मजीद ये डाटे को आगे लेता रहेगा। अब देखो मैंने दो लास्ट में LI खाली छोड़े थे, तो 6 के आगे खाली है, 7 के आगे खाली है। ठीक है, तो ये सिंपल था हमारे पास यूएल और ओवल, यानी हमने लिस्ट जो थी वो HTML के अंदर कवर कर ली।
हमने HTML के अंदर जो टैग्स कवर किए हैं उनमें अभी तक के लिए हेडिंग आ गई, हमारे पास एंकर टैग आ गया, हमारे पास इमेज टैग आ गया, हमारे पास पैराग्राफ टैग आ गया। हमने 6 की 6 हेडिंग्स को पढ़ा एंड मजीद हम लोगों ने बोल्ड टैग को पढ़ा, इटैलिक टैग को पढ़ा और अंडरलाइन टैग को पढ़ा। अब जो HTML के अंदर हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल टॉपिक शुरू करने वाले हैं उसका नाम है टेबल्स। अब टेबल्स क्या होते हैं, व्हाट आर टेबल्स? आपने देखो आपका रिजल्ट आपकी वेबसाइट पे, बोर्ड की वेबसाइट पे शो होता है, वो आपको शो होता है टेबल की फॉर्म के अंदर, और वही टेबल हम लोग सेम क्रिएट करने वाले हैं। मैं आपसे सॉरी करता हूँ, कान पकड़ के मैंने आपको आपका रिजल्ट याद करवाया, बट आपको कोई ना कोई एग्जांपल देनी थी और मेरे दिमाग में इस टाइम यही एग्जांपल थी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक टेबल टैग मतलब टेबल क्रिएट करता हूँ, तो मैंने उसके लिए लिखा सिंपल टेबल। अब टेबल के लिए आप टी नहीं लिख सकते, अब पूरा टेबल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्यों है, ये तो आप HTML जिसने बनाई है उससे पूछ सकते हो, भाई मुझे नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेबल टैग ही देना पड़ेगा, पूरा का पूरा टेबल लिखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ बॉडी के ऊपर और बॉडी के नीचे, ताकि आपको समझ आएगा इनफैक्ट हम लोग कर क्या रहे हैं। और मैं इसको एक दफा डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेता हूँ एंड अगेन वहां से स्पेसिंग जो थी वो रिमूव हो गई, तो अगेन मैंने स्पेसिंग डाल दी। अब देखो टेबल टैग के अंदर आ गए, और टेबल के अंदर आपने जो सबसे पहली चीज लिखनी है वो यहाँ पर आकर लिखनी है TR। अब TR क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट अभी आपने TR लिखना है और इसको फिर से एंटर कर देना है। ठीक है, अब देखो दोबारा से नेस्टेड टाइप चीज बन रही है। ठीक है, और इसके अंदर आपने सबसे पहले लिखना है TH। अब जो जो मैं कह रहा हूँ वो लिखते जो, मैं आपको सब कुछ एंड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। TH, ठीक है, इस तरह। और TR लिखा, पहले सबसे पहले टेबल लिखा, उसका क्लोजिंग खुद ब खुद ऐड हुआ। TR लिखा, उसका क्लोजिंग खुद ब खुद ऐड हुआ। TH लिखा, उसका क्लोजिंग खुद ब खुद ऐड हुआ। इसी तरीके से हम लोग अब इसके अंदर फर्दर जितने TH चाहो उतने ले सकते हो। रो एक ही लेनी है, टेबल टैग एक ही लेना है, लेकिन TH आप जितने चाहो उतने ले सकते हो। तो मैं TH एक की जगह मैं करता हूँ, मैं ऑलमोस्ट 5 TH ले लेता हूँ यहाँ पे, और आपने ये खुद ही लिखना है ताकि आपकी जो स्पीड है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, इनफैक्ट देखो TH इनफैक्ट कॉपी कर करके मेरी भी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो चुकी है, बट क्या कर सकते हैं, अब हो गई है तो हो गई है, वरना मैं टाइपिंग अच्छी कर लेता था। खैर, जो TR था वो हम लोगों ने सारा लिख लिया, TH लिख लिया एंड टेबल लिख लिया एंड TR भी बना लिया। एंड अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे होता क्या। सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ डाटा लेते हैं, तो डाटा लेने के लिए मैं क्या कहता हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ नेम। ठीक है, इसमें मैं लिखूंगा एज, इसमें मैं लिखूंगा नंबर, इसमें मैं लिखूंगा रोल नंबर, और इसमें मैं लिखूंगा टोटल नंबर। ठीक है, अब ये डाटा आपको कुछ इस फॉर्म में शो होगा, आपको कि भाई ये तो बोल्ड की फॉर्म में शो हो गया है, ये तो ये हो गया है, तो बोल्ड की फॉर्म में शो हुआ है। आई नो, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टेबल का आगे मतलब क्या है। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिंपल से इतना जान लो कि जो TH का था मतलब वो था टेबल हेडिंग। ठीक है, TH को कहते हैं टेबल हेडिंग, और टेबल रो यानी ये सिंगल रो है, ये देख रहे हो ये एक रो है। इसी तरीके से ये जो टेबल है, ये टैग हमने उसको बताया HTML को कि हम यहाँ पे टेबल कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल। और अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक सेकंड रो लूंगा, जो कि रो पता है कहाँ डल जाएगी, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर एक रो डल जाएगी। तो मैं इसके अंदर दोबारा से एक TR ले लेता हूँ, एंटर करता हूँ और एंटर कर लेता हूँ। TR मैंने यहाँ पर ले लिया, और इसके अंदर अगेन मैं बहुत सारे TD ले रहा हूँ। अब देखो ऊपर वाले में मैंने TH लिया था, नीचे वाले में मैंने TD लिया। इसके अंदर भी मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आप ऊपर वाले में TD नहीं ले सकते, आप ले सकते हो, बट मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, और नेम की जगह मैं लिख लेता हूँ मुनकाद। ठीक है, इसी तरीके से मैं एक और TD ले रहा हूँ। ठीक है, और इस TD के अंदर मैं लिख रहा हूँ एज की जगह पर 16, नंबर की जगह पे TD, यस, नंबर की जगह पे हम लोग नंबर लिख देते हैं कुछ भी, जिस तरह 545। ठीक है, नंबर लिख दिए। उसके बाद आगे आता है रोल नंबर, और रोल नंबर में जो है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। रोल नंबर जैसे मैंने कुछ भी लिखा, रोल नंबर आ गया। ठीक है, और एंड देन एक्सप्लेन करने के लिए TD लिखा, और टोटल नंबर हम लोगों ने लिख दिए 445। ठीक है, 545। ठीक है, अब देखो नेम के नीचे मुनकाद आ रहा है, एज के नीचे 16 आ रहा है, नंबर के नीचे नंबर आ रहे हैं, रोल नंबर के नीचे रोल नंबर आ रहा है, और टोटल नंबर के नीचे टोटल नंबर ही आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये तो टेबल रो है पहली थी, ये टेबल रो दूसरी टेबल रो थी, यानी कि ये रो एक रो थी
और ये रो दूसरी रो थी, ये वाली, ठीक है, टीडी वाली। तो यहाँ पे ये हमारे पास टेबल का मैंने आपको फॉर्मेट थोड़ा सा बताया। अब लेट सपोज करो मैं इसको दोबारा से एक दफा कॉपी कर लेता हूँ और टीआर को मैं इसके नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। और मुनकार की जगह मैं नाम चेंज करने वाला हूँ, जिस तरह मैं लिखने वाला हूँ आयान, एज 16 रहने देते हैं, नंबर ये रहने देते हैं, और रोल नंबर जो है वो समथिंग एल्स कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, मुनकार नीचे अयान आ रहा है, एज दोनों की 16 ही आ रही है, नंबर यही आ रहे हैं, रोल नंबर चेंज आ रहे हैं। और इसी तरीके से जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे सारा काम किया, एक और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं ताकि मैं टेबल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकूं, बड़ा कर सकूं, ठीक है। अयान की जगह पर मैं नाम लेने वाला हूँ अली, ठीक है, अली। एज मैं इसकी लेने वाला हूँ 21। टोटल नंबर जो मैं इसके लेने वाला हूँ वो मैं लेने वाला हूँ 1200। मतलब नंबर जो है मैं इसके 1200 लेने वाला हूँ, और रोल नंबर में समथिंग एल्स कर देता हूँ। और उसके बाद टीडी जो है लास्ट, उसको मैं कहता हूँ कि ये कर दो आप 11, फिर 1000 कर दो, ठीक है, 1000 कर दिए। अब देखो, मुनकात, अयान, अली, इसी तरीके से नेम के नीचे, एज के नीचे उसकी एज आ रही है, नंबर के नीचे नंबर। लेकिन अब आप कहोगे कि भाई ये टेबल की फॉर्म में क्यों नहीं शो हो रहा, ये तो बस डाटा नीचे नीचे डल रहा है, इस तरह तो वेबसाइट पे सब कुछ कबाड़ हो जाएगा। जी हाँ, वाकई हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, टेबल टैग पे आओ, इधर एक एट्रीब्यूट डालो, बॉर्डर, ठीक है। एट्रीब्यूट डाला, ये रेड कलर में एट्रीब्यूट आएगा इसी तरीके से, बॉर्डर इज इक्वल टू डबल कोट, और इसके अंदर आप 1 लिख दो सिंपली, ठीक है। जब आप ये लिखोगे ना, यहाँ पे देखो ये पूरा प्रॉपर टेबल की फॉर्म में, मैनेजेबल फॉर्म में शो हो गया, ठीक है। तो ये था फंडा सारा टेबल का। अभी इसके अंदर बहुत सारी और चीजें आती हैं, लेकिन आप एक चीज पर फोकस करो कि हमने टी एच लिखा और टी डी लिखा। अब टी एच का मतलब टेबल हेडिंग होता है, और टी डी का मतलब टेबल डाटा होता है, टी आर का मतलब टेबल रो होता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ लो, समझ ही गए होगे, ठीक है। तो ये सारा हमारे पास टेबल का फंडा था। अब मैंने आपको लिस्ट का भी बता दिया, टेबल का भी बता दिया, आपको हेडिंग्स के बारे में बता दिया, पैराग्राफ्स के बारे में बता दिया, और एंकर टैग के बारे में बता दिया, इमेज टैग के बारे में बता दिया, इमेज में सोर्स के बारे में बता दिया, एंकर टैग में एचआरडीएफ के बारे में बता दिया। मैंने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। एंड ऑन दैट स्टेज मैं ये देखना चाहता हूँ कि अब आप लोग क्या कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ आपको एक टेबल बनाना, जिसके अंदर आप बच्चों का रोल नंबर वगैरह और सब कुछ ऐड करो, और प्रॉपरली उसको बनाने की कोशिश करो। सब्जेक्ट्स ऐड करो, लेट्स सपोज मैं आपको सब्जेक्ट ऐड करना बता देता हूँ। जहाँ पे आपने नंबर लिखा ना, एग्जैक्ट वहाँ पे सब्जेक्ट कर देना, और जो नंबर के नीचे टीडी आ रहा है ना, उसके अंदर आप अलग अलग वैल्यूज ऐड कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, स्टैट्स, जो भी आपने ऐड करना है वो आगे आगे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा ये आपको टास्क है कि आप खुद जाओ, टेबल बनाओ, यूएल बनाओ, हेडिंग्स वगैरह बनाओ। हेडिंग के अंदर आप लेट सपोज मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, ठीक है, H1 के अंदर, के हेलो माय नेम इज, बल्कि नहीं नहीं, इस तरह नहीं, मैं हेडिंग देता हूँ डाटा ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, डाटा ऑफ स्टूडेंट्स हेडिंग दे दी, और यहाँ पे देखो डाटा ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ आ गया, और नीचे हमारे पास ये सब कुछ बना हुआ आ गया जो हमने टेबल बनाया था, ठीक है। तो ये चीज होगी हमारे पास, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ, पैराग्राफ बनाता हूँ, इसके नीचे लिखता हूँ अपडेट ऑन 2026 जनवरी, ठीक है। अपडेट ऑन 2026 जनवरी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ पे पैराग्राफ की फॉर्म में शो हो गया। इसी के बाद मैं आगे लिस्ट वगैरह सब कुछ बना सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पे ये किया। तो आप लोग भी कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सा लंबा टेबल बनाने की कोशिश करो, ताकि आपका हाथ बैठे, एंड ईच एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम लोग टेबल हेडिंग के अंदर एक टी एच ज्यादा कर दें तो हमारे पास क्या होने वाला है। तो लेट्स सपोज मैं टोटल नंबर कि नहीं, बल्कि टोटल नंबर तो हमने पहले ही दे दिया ना, तो हमें यहाँ पे कुछ चेंज देना पड़ेगा, समथिंग एल्स। लेट्स सी सब्जेक्ट, ठीक है, मैंने सब्जेक्ट दे दिया, ठीक है। अब देखो, टोटल नंबर के बाद एक सब्जेक्ट का कॉलम बना, जो कि नीचे सारा का सारा खाली है, यानी उसके अंदर कोई डाटा नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारा मैंने आपको एक और चीज समझा दी कि अगर आप कोई खाली छोड़ देते हो, मतलब यहाँ पे नीचे टीडी नहीं बनाते, तो कुछ इस तरीके से शो होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप एक नया टेबल बनाओगे ना, तो वो एक नया न्यू इसी तरीके का पूरा टेबल बनेगा। तो आप अलग अलग टेबल्स के अंदर भी डाटा स्टोर करवा सकते हो। मैंने जो आपको टास्क दिया ना, उसको कंप्लीट करने की प्रॉपर कोशिश करना, बिकॉज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यकीन करो आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला, इवन के आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा जो सिंपल सा मकसद है आपको सब कुछ बताने का, वो यही है कि आप प्रैक्टिस करो, ताकि आप लोग भी इस वेब डेवलपमेंट की दुनिया में आ सको और पैसे वगैरह कमा सको। ये इस फील्ड के अंदर लिटरली
लिटरली आई बेट यू कि बहुत ज्यादा पैसा है अगर आप सीख जाओ एक दफा काम, ठीक है। अभी भी इसकी डेवलपमेंट की फील्ड कहीं पर भी नहीं जाने वाली एआई के आने के बाद भी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टेबल से काम था ना वो कवर हो चुका है और हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव कर जाने वाले हैं, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है HTML के अंदर, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है HTML के अंदर, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इनपुट के बारे में और फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन HTML होने वाला है, बिकॉज बहुत सारी वेबसाइट के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो मैं इनपुट फील्ड्स के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब जो इनपुट फील्ड है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी इनपुट फील्ड होती है। मैं आपको यहाँ पे कुछ की एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज करो कि आपने एक फॉर्म बनाना है जिसके अंदर आपने यूजर से कोई डाटा लेना है। ये इनपुट फील्ड्स यूज ही इसलिए होती हैं ताकि आप यूजर से डाटा ले सको। तो आपने क्या लिखना है, इनपुट, एंटर कर देना है, ठीक है। इनपुट लिखने के बाद अब यहाँ पे देखो इनपुट जैसे ही मैंने लिखा ना तो टाइप टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आगे से खुद एट्रीब्यूट एक आया, और एक एट्रीब्यूट मैं इसमें खुद से ऐड करूंगा जिसको मैं दूंगा प्लेस होल्डर। ये दो एट्रीब्यूट आपने इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो जो टाइप है ना वो इज इक्वल टू टेक्स्ट है, टेक्स्ट है ना उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स्ट के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। टेक्स्ट के अंदर मैं कहता हूँ कि अच्छा देखो HTML के अंदर ना बहुत सारे इनपुट टाइप्स होती हैं, ठीक है। और उसमें जो एक टेक्स्ट है वही एक इनपुट टाइप में से एक टाइप है। इसी तरीके से मैं अगर नेक्स्ट की तरफ मूव करता हूँ मैं आपको दिखाऊंगा सारा कुछ, परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो मैं चाहता हूँ कि आप डीपली पढ़ो। इनपुट का टैग लगाया, इसमें मैंने टाइप दी और इसमें मैंने एक प्लेस होल्डर दिया, ठीक है। अब इसमें मैंने दो एट्रीब्यूट दे दिए, एक टाइप दे दी और एक प्लेस होल्डर दे दिया। टाइप एट्रीब्यूट सब में सेम चलेगा, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट सब में सेम चलेगा, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट है ना ये चेंज होता रहेगा। अब टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ईमेल, ठीक है। और इसी तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। इनपुट के अंदर आए, टाइप टेक्स्ट की जगह आपने लिखा रेंज, ठीक है। एंड प्लेस होल्डर इसके, अच्छा रेंज के साथ प्लेस होल्डर नहीं आएगा, बस दैट्स इट, रेंज लिख दिया, ठीक है। कुछ जगहों पे प्लेस होल्डर यूज होता है, कुछ जगहों पे नहीं होता, वो आप वक्त के साथ से समझोगे। अब जैसे ही मैंने इसका लाइव प्रीव्यू देखा तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर हमारे पास एक फील्ड ये बनी टेक्स्ट वाली, एक फील्ड ये बनी ईमेल वाली, और एक ये फील्ड बनी रेंज वाली। ये रेंज देखो मैं आगे भी जिसको कर पा रहा हूँ, तो ये एक रेंज की फील्ड है, ठीक है। तो आपको मैंने जो मेन पॉइंट्स बताए वो इनपुट फाइल में टेक्स्ट बताया, ठीक है, ईमेल बताया और रेंज बताया। अब आप कहोगे यार ये जो टेक्स्ट है और ये जो ईमेल है ये बिल्कुल सेम लग रहा है, लेकिन ये सेम है जरूर, लेकिन इसका वर्किंग सेम नहीं है। जब आप इनपुट टाइप टेक्स्ट दोगे ना तो यूजर यहाँ पे कुछ भी डाल के ना, कुछ भी डाल के तो आपको फॉर्म सबमिट कर सकता है। लेकिन जब आप यहाँ पे जब आप यहाँ पे नेम की जगह पर, ईमेल की जगह पर अगर ईमेल नहीं डालते सही वाली, मतलब ईमेल के अंदर क्या चीजें होती हैं, @gmail.com, जब तक ये नहीं ना होगा, ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं होने वाला। वो उसको बार बार एरर देगा कि इट्स नॉट अ वैलिड ईमेल, इट्स नॉट अ वैलिड ईमेल, इट्स नॉट अ वैलिड ईमेल, दैट्स इट, ठीक है। और ये जो रेंज है ना ये यूजर क्वांटिटी वगैरह सेलेक्ट करते हैं। जब हम लोग ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं तो उसमें क्वांटिटी में यूज हो सकती है, जिस तरह ये आगे आगे चलेगी तो क्वांटिटी ऊपर काउंटर चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग रेंज उस फील्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह इनपुट के अंदर एक फील्ड होती है इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैं यहाँ पर लिख लेने वाला हूँ सबमिट, ठीक है। सबमिट लिखूंगा ना तो यहाँ पे देखो एक सबमिट का बटन बन गया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने फॉर्म को फिल किया, मैंने लिखा हेलो, ठीक है। और इसका क्राइटेरिया क्या है, हेलो @gmail.com, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्वांटिटी वगैरह सब कुछ सिलेक्ट किया और सबमिट को दबाया। अब देखो ये सबमिट नहीं हो रहा क्योंकि फॉर्म नहीं है, ये बस इनपुट फील्ड है खाली, ठीक है। तो अभी के लिए ये सबमिट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको सबमिट करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म सबमिट होता है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैंने प्लेस होल्डर का जिक्र किया था, तो प्लेस होल्डर क्या होता है। अब देखो प्लेस होल्डर अभी के लिए एम्प्टी था तो इसके अंदर कुछ भी शो नहीं हो रहा, यहाँ पे देखो साइड पे कुछ भी नहीं शो हो रहा। लेकिन अगर मैं इस प्लेस होल्डर में लिख दूं नेम और नीचे वाले प्लेस होल्डर में लिख दूं ईमेल, ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आई, ठीक है, यहाँ पे नेम लिखा आ गया और यहाँ पे ईमेल लिखा आ गया। अब रेंज के साथ हम लोग ये काम नहीं कर सकते क्योंकि रेंज के ऊपर, अब लेट सपोज करो, वैसे मैंने आज तक ये करके नहीं देखा लेकिन मैं करता हूँ, ठीक है। मैंने प्लेस होल्डर दिया
और प्लेस होल्डर मैंने दे दिया इसको 1, ठीक है। अब देखते हैं क्या हुआ। देखो यहाँ पे उसने प्लेस होल्डर टिक ही नहीं किया, सिंपल सी बात। और सबमिट के साथ भी अगर मैं प्लेस होल्डर देने की कोशिश करूँ ना, सबमिट के साथ मैं एक प्लेस होल्डर देने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पर भी वो प्लेस होल्डर नहीं उठाएगा। जैसे लेट्स से मैंने इसमें नेम लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्लेस होल्डर नहीं उठा रहा। तो कुछ इनपुट फील्ड्स होती हैं जिनके साथ जो प्लेस होल्डर होता है वो वर्क ही नहीं करता, तो यहाँ पे प्लेस होल्डर नहीं आएगा। अब मैं सारी की सारी इनपुट फील्ड्स जो है ना वो आपकी कवर करने वाला हूँ। तो ये हो गई कुछ 4 फील्ड्स जो कि अभी के लिए मैंने आपको बताई, लेकिन इस तरह की और फील्ड्स बहुत होती हैं। जिस तरह एक होता है इनपुट टाइप, ठीक है, टाइप की टेक्स्ट की जगह पर मैं लिख दूंगा रेडियो, ठीक है। रेडियो से क्या होगा, यहाँ पे एक रेडियो बटन फॉर्म हुआ ये वाला, ठीक है। इनफैक्ट मैं क्या करने वाला हूँ, सबके साथ ना एक बीयर डाल देता हूँ यहाँ पे, सबके साथ एक बीयर डाल देता हूँ, सबके आगे एक पी आर हम लोग ऐड कर देते हैं। उससे होगा क्या, ये सब अलग अलग लाइन में मूव हो जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट मैं एक ये जो टेबल है ना ये अपना रिमूव कर देता हूँ ताकि आप काम को जरा और डीपली समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने सारा जो टेबल टूबल था वो सब कुछ रिमूव कर दिया। अब मजीद हम लोग इनपुट फील्ड्स को ज्यादा डीपली समझ सकते हैं और ज्यादा हम लोग इसके अंदर डीप डाइव करने वाले हैं। तो अब हम लोग मैं आपको एक और चीज के बारे में बताता हूँ, इनपुट टाइप नंबर के बारे में। इनपुट टाइप टेक्स्ट के बाद इनपुट टाइप नंबर के बारे में, नंबर, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपल टाइप्स को चेंज कर ही जाना है, ठीक है। और प्लेस होल्डर के अंदर आप यहाँ पे आई थिंक सो प्लेस होल्डर दे सकते हो, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ नंबर, ठीक है। तो मैंने नंबर दे दिया एक प्लेस होल्डर एंड तो यहाँ पे मैंने नंबर दे दिया, ठीक है। उसके बाद मैं जैसे ही अपनी ब्राउजर की विंडो के ऊपर आता हूँ तो देखो यहाँ पे वो कह रहा है नंबर, प्लेस होल्डर में मैंने नंबर दिया। अब नंबर से क्या होगा, जब आप अपनी कीज का यूज करोगे, अपनी एरो कीज का, ठीक है, अप डाउन करोगे तो ये नंबर चेंज होगा। इवन ये नंबर माइनस में भी जाएगा, ठीक है। तो ये आप अब नंबर जो है वो अपना चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको सिंपल फॉर्म शो रहा है, टेबल मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब नंबर जो है ना वो हमारे पास इस तरीके से इनपुट फील्ड नंबर शो होती है, ठीक है। अब प्लेस होल्डर आप चेंज भी कर सकते हो, नेम की जगह आप काउंट लिख दो यहाँ पे, ठीक है, काउंट लिख दो तो यहाँ पे आपको काउंट शो होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे एक एंड डल चुका है, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, सॉरी माय बैड, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे काउंट लिख दिया तो कहाँ पे काउंट शो हो गया, ठीक है। अब देखो आप प्लेस होल्डर चेंज कर सकते हो, लेकिन ये जो आपके पास टेक्स्ट, ईमेल, फोन नंबर, रेडियो, रेंज, ये आपने चेंज नहीं करना। और सबमिट भी आपने, मतलब इस तरीके से आपने जो टाइप्स है ना ये चेंज नहीं करनी, बस आप प्लेस होल्डर के ऊपर चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में मूव करता हूँ और इसके अंदर मैं और एक इनपुट फील्ड लेता हूँ, जिस तरह मैंने ली इनपुट, ठीक है, इनपुट, ठीक है। टेक्स्ट की जगह मैं लिखूंगा चेक बॉक्स, ठीक है। और देखो यहाँ पे चेक बॉक्स लिखने के बाद ना मुझे एक पी आर ऐड कर देना चाहिए, ठीक है। एंड दिस इज इट, ठीक है। अब चेक, रेडियो और चेक बॉक्स के अंदर डिफरेंस देखो। रेडियो को अगर मैंने एक दफा क्लिक किया ना तो मैं इसको दोबारा से मतलब अनचेक नहीं कर पा रहा, लेकिन चेक बॉक्स में ये नहीं होता। चेक बॉक्स में अगर आपने एक दफा चेक किया, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे आपने चेक बॉक्स को क्लिक किया तो चेक बॉक्स चेक भी हो रहा है और वापस भी जा रहा है, चेक भी हो रहा है और वापस भी जा रहा है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल चेक बॉक्सेस हो सकते हैं। जिस तरह मैंने एक चेक बॉक्स लिया और एक इनपुट फील्ड के साथ दूसरा चेक बॉक्स लिया, ठीक है। एंड अब देखो मल्टीपल चेक बॉक्सेस आ गए हमारे पास, हम दोनों को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन रेंज में देखो मैंने एक रेंज सिलेक्ट की है और इसको मैं दोबारा से वो नहीं कर पा रहा, लाइक अनसेलेक्ट नहीं कर पा रहा। इसको मैं अनसेलेक्ट कर पा रहा हूँ लेकिन इसको नहीं। तो रेडियो बटन्स इसको कहते हैं, आप रेडियो बटन्स इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब ये यूज कहाँ पर होते हैं, जहां पर आप एक प्रोडक्ट ऐसी बनाओ जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही साइज यूजर को देना चाहो तो आप रेडियो बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मल्टीपल साइज यूजर को देना चाहो तो आपको चेकबॉक्स का यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स और इनपुट टाइप रेडियो, ठीक है। मजीद और इनपुट टाइप के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप डेट, ठीक है, एंड देन एक बी आर जो कि नेक्स्ट लाइन में मूव करेगा। अब डेट देने से क्या हुआ, यहाँ पे देखो वो मंथ दे सकता है, डे दे सकता है, ईयर दे सकता है, इवन के वो कैलेंडर भी यहाँ पर यूज कर सकता है। तो ये हो गई इनपुट टाइप डेट। इसी तरीके से एक इनपुट टाइप होती है इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह मैंने लिख दिया कलर, ठीक है। और एंड पे मैंने एक बी आर डालना है, ठीक है। कलर लिखा। अब कलर लिखने से यहाँ पे एक
वो आई है लाइक कलर पिकर की ऑप्शन आई। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे कलर पिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसको रेड कर लिया, इसको ब्लैक कर लिया, इसी तरीके से मैं और मजीद कलर्स को चेंज कर सकता हूँ। ब्लू कर लिया, तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरा कलर पिकर बन गया है जो कि आपको RGB कोड भी दे रहा है कलर का। अब RGB कोड हम लोग आगे CSS वगैरह में यूज करने वाले हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि RGB कोड का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये सारा कुछ हो गया। ठीक है, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज एक और इनपुट लेते हैं। ठीक है, और इसमें टाइप देते हैं इस बार वीक। ठीक है, इनपुट टाइप वीक दी, तो अब देखो वो यहाँ पर हफ्ता सेलेक्ट कर सकता है। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल, मैंने यहाँ पे एक बीआर भी डाल दिया। अब देखो वो यहाँ पर हफ्ता सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, वीक सेलेक्ट कर सकता है, इवन वो कैलेंडर भी यूज करता है। लेट्स सपोज मैंने दिस वीक सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे देखो दिस वीक एक सेलेक्ट भी हो चुका है। और यही चीज हम लोग यूजर से ले भी सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह एक इनपुट टाइप होती है। लेट्स से मैंने यूज किया इनपुट टाइप, टेक्स्ट की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम। ठीक है, तो अगर मैंने यूजर से टाइम लिया तो मैं PR, तो मैं यूजर से टाइम ले सकता हूँ। टाइम के लिए आप क्लॉक का यूज कर सकते हो, यहाँ पे क्लॉक सी बन के आई है, यहाँ पे वो टाइम दे सकता है यूजर। ठीक है, तो AM दे सकता है, PM दे सकता है, उसके बाद टाइम दे सकता है। तो आप यूजर के घंटे ले सकते हो, घंटे यूजर के। यूजर से हफ्ता ले सकते हो, हफ्ता भी हाँ हफ्ता भी ले सकते हो यूजर से, पैसों वाला नहीं, मतलब घंटे और हफ्ते। हाँ ले सकते हो यूजर से, आप कुछ भी ले सकते हो। कुछ भी नहीं, मतलब इनपुट फील्ड्स के अंदर से कुछ भी ले सकते बड़ा हरामी हो बेटा। हो। ठीक है, इसके अलावा भी और इनपुट फील्ड्स होती हैं। ठीक है, टाइप, लेट्स से मैंने काफी ज्यादा कवर कर दिए, तो मुझे खुद देखना पड़ेगा कि और मजीद कौन सी फील्ड होती हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ना वेबसाइट्स पे जाते हैं। ठीक है, W3 स्कूल की वेबसाइट पे जाता हूँ, और मैं यहाँ पे जाकर लिखने वाला हूँ इनपुट फील्ड के बारे में, इनपुट टाइप्स। ठीक है, इनपुट टाइप्स के बारे में। तो यहाँ पे बहुत सारी इनपुट टाइप्स आ गई हैं। नंबर, पासवर्ड, ओके पासवर्ड में मिस कर रहा था, एंड पासवर्ड। अब ये वो इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, और ये वो सारी फील्ड हैं जो कि अगर आप ना भी जानो तो चलेगा। ठीक है, एंड एक और इम्पोर्टेंट है इनपुट टाइप टेल। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे BR डाल देता हूँ, और यहाँ पर भी BR डाल देता हूँ। एंड पासवर्ड को आप प्लेस होल्डर भी दे सकते हो। ठीक है, प्लेस होल्डर दिया, प्लेस होल्डर के अंदर मैं लिख देता हूँ एंटर योर पासवर्ड। ओके, पासवर्ड का मैं P कैपिटलाइज कर देता हूँ। एंड देन अगर हम इस साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर पासवर्ड, और जो हमारे पास टेल था मैं इसमें कहता हूँ प्लेस होल्डर दे सकता हूँ इसको भी मैं एक, और प्लेस होल्डर में देके कहता हूँ लेट्स जस्ट से, मैंने उसको कहा कि फोन। ओके, तो यहाँ पे वो अपना फोन नंबर डालेगा। टेल का मतलब होता है फोन नंबर, यानी उससे आप फोन नंबर ही लोगे। अब ये जो फील्ड है ना, ये यूजर को फोन नंबर डालने पर मजबूर करेगी, या सम फॉर्म ऑफ नंबर डालने पर मजबूर करेगी। वो यहाँ पर कुछ मतलब ये अगर लिख के सबमिट करने की कोशिश करता है ना, MA जो भी मैंने लिखा, लेट्स से मैं अगर अपना नाम लिखता हूँ, तो अगर वो ये सबमिट करने की कोशिश करता है ना, तो होगा क्या, वो उसको एरर दे देगा कि भाई आपने फोन नंबर एक टेल फील्ड के अंदर अपना फोन नंबर डालने के बजाय आपने एक गलत चीज डाल दी है, तो ये सबमिट नहीं होने वाला फॉर्म। ठीक है, तो इस तरीके से, तो ये वो सारी की सारी इनपुट फील्ड्स थी जो कि मैंने आपकी कवर कर दी हैं। अब हम लोग इन इनपुट फील्ड्स को वन बाय वन फॉर्म के अंदर यूज करने वाले हैं, फॉर्म के अंदर हाँ यूज करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से। सबसे पहले मैं इनपुट फील्ड्स को ना यहाँ से खत्म कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक लफ्ज नहीं टैग लिखूंगा फॉर्म। ठीक है, फॉर्म लिखूंगा और एंटर कर दूंगा। ठीक है, फॉर्म लिख के एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट टाइप। ठीक है, जो कि मैंने आपको सारी इनपुट टाइप पढ़ा दी है। टाइप टेक्स्ट, और यहाँ पे प्लेस होल्डर दूंगा एक वैल्यू जो कि मैं दूंगा, लेट्स से यूजर को कहता हूँ मैं अपना नेम डाल यहाँ पे। ठीक है, यूजर ने यहाँ पे अपना नेम डाला, एंड ER लगा देता हूँ यहाँ पे। एंड देन मैं यहाँ पे एक दोबारा से इनपुट टाइप लेता हूँ, और मैं ऐसे लेने की कोशिश करता हूँ पासवर्ड। एंड देन प्लेस होल्डर में कह देता हूँ मैं इसको एंटर योर पासवर्ड।
ठीक है, एंटर योर पासवर्ड मैंने ले लिया और एंड देन अगेन मैं इनपुट फील्ड लेने वाला हूँ और इधर मैं कहता हूँ कि वो डालेगा अपना ईमेल, तो मैंने ईमेल ले लिया और इधर मैं कहता हूँ एंटर प्लेस होल्डर में कहता हूँ ईमेल। ओके, एंड देन मैं लास्ट में एक इनपुट फील्ड लेने वाला हूँ जिसको मैंने कहा इनपुट टाइप नंबर, टाइप बल्कि इनपुट टाइप सबमिट। ठीक है, अब लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा मैं सबमिट कर रहा था, कुछ भी सबमिट नहीं हो रहा, लेकिन अब क्या होगा, लेट्स जस्ट एंटर सम बीयर ओवर हियर। ओके, तो इस तरीके से फॉर्म बन चुका है। अब अगर यूजर डालता है नेम, ठीक है, एक वैलिड ईमेल, एक वैलिड पासवर्ड, ठीक है, लेट्स से उसमें मैंने डाला कुछ भी पासवर्ड वगैरह लिख दिया, टाइप कर दिया, एंड ईमेल, ईमेल में मैं लिखा god@gmail.com। ठीक है, तो मैंने एक जीमेल दे दी। अगर मैं अब सबमिट को दबाता हूँ तो कोई फॉर्म सबमिट हो गया। अभी कहाँ पर सबमिट हुआ, ये अभी कहीं पर भी सबमिट नहीं हुआ, ये डाटा उड़ गया। लेकिन देखो HTML जैसे मैंने इस फॉर्म को सबमिट किया ना, HTML का क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ ना, तो अब देखो, रिफ्रेश करता हूँ ना, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है ना, ये खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं दोबारा से इधर पासवर्ड डाल के इसको सबमिट करता हूँ ना, तो ये यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क था ना, वो बेसिकली HTML आपसे पूछना चाह रहा है कि इस फॉर्म को कहाँ सबमिट करूं। तो अब आप ये बात नहीं बता सकते कि अभी कहाँ सबमिट करूं, क्योंकि आपको PHP नहीं आती। और PHP हम लोग इस चैनल के ऊपर एक वीडियो प्रॉपर ट्यूटोरियल लाएंगे PHP के ऊपर भी, काफी लंबा, बिकॉज PHP एक बहुत लॉन्ग लैंग्वेज है डेटाबेस की, वो लेकिन बैकएंड आ जाता है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ फ्रंट एंड पढ़ना है, ठीक है, जिसमें हम लोग HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं, ज्यादा डीप नहीं जाने वाला मैं। तो फिलहाल के लिए भी आप यही स्टडी कर लो, आपके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो इनपुट के अंदर मैंने फॉर्म्स पढ़ा दिए आपको, सबमिट सारा A1 करके मैंने आपको सब कुछ गाइड कर दिया। अब आपको मैंने फॉर्म्स बनाना भी सिखा दिए और मजीद चीजें भी सिखाना सिखा दी। एंड देन व्हाट वी कैन डू इज, मैं कह सकता हूँ कि लेट्स से मैंने यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाई चेकबॉक्स की, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा चेकबॉक्स। ठीक है, जैसे मैंने चेकबॉक्स फील्ड बनाई, लेट्स जस्ट एंटर अ पीयर ओवर हियर एंड देन हम इसको चेक कर सकते हैं। अब लेट्स से अगर मैं इसको चेक नहीं करता तो क्या ये सबमिट होता है? नेम दिया, ठीक है, कुछ भी लिखा, पासवर्ड दिया, कुछ भी लिखा। अच्छा, अगर मैं ईमेल जो है वो वैलिड ईमेल नहीं डालता तो क्या होगा? लेट्स से मैंने ये कुछ ईमेल डाल दी एंड चेकबॉक्स को चेक करे बगैर मैंने सबमिट किया। देखो, प्लीज एंटर द @email मिसिंग है, उसको समझ आ गई। ठीक है, तो ये ईमेल की फॉर्म की वो चीज थी। ठीक है, तो अगर मैं इधर @gmail.com लिखता हूँ ना, तो ये सबमिट करेगा। ठीक है, देखो अब इसने सबमिट कर दिया। अब लेट्स जस्ट से कि मैंने एक खाली फॉर्म सबमिट करने की कोशिश की, जस्ट सबमिट का बटन दबाया, लेट्स जस्ट से हियर, ठीक है, मैंने खाली सबमिट का बटन दबाया, देखो तब भी ये फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी प्रिवेंट कर सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट और सम एट्रीब्यूट्स, ठीक है, जो कि हम लोग आगे मजीद जब CSS का ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो उसको भी जरूर कवर करने वाले हैं। बट अगर मैं अभी के फॉर्म में ज्यादा डीप गया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज करेंगे, तो इट्स लाइक कंफ्यूजिंग। सो आप क्या करो, अभी के लिए फिलहाल इसकी प्रैक्टिस करो, मैं आगे जब मजीद PHP का ट्यूटोरियल लाऊंगा तो उसमें हम एक टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्म हैंडलिंग के नाम से, और उसमें मैं सारा कुछ बता दूंगा। तो अभी के लिए आप इस सब चीज को छोड़ो कि फॉर्म सबमिट खाली भी हो रहा है, हालांकि वेबसाइट के ऊपर खाली फॉर्म सबमिट नहीं होते। ठीक है, तो उस चीज से भी हम लोग सारा कुछ प्रिवेंट करेंगे, बट मैं वो आपको आगे PHP के टॉपिक में पढ़ा दूंगा। अभी के लिए जो जरूरी था ना वो मैंने आपको सारा पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप नेक्स्ट की तरफ मूव करो, जिसको हम लोग कह सकते हैं, लेट्स से मैंने कह दिया जो फॉर्म्स का टॉपिक था ना वो हमारा कवर हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारे पास होते हैं सम फॉर्म ऑफ कंटेंट कोड इन HTML। अब कोड किस लिए यूज होता है, देखो लेट्स जस्ट से मैंने पैराग्राफ लगाया, पैराग्राफ लगा दिया, अब मैंने इसके अंदर लिखा हेलो, और उसके बाद मैंने बहुत सारी स्पेसेस ऐड की, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ क्या, जब हेलो हेलो ना वो इकट्ठा लिखा गया, और बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक ही स्पेस आई सेंटर में,
मैं इस फॉर्म को रिमूव कर लेता हूँ ताकि आप ध्यान से समझ सको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो बहुत सारी स्पेसेस थी, लेकिन यहाँ पे एक ही स्पेस आई। तो HTML बाय डिफॉल्ट जो है ना वो सिर्फ एक ही स्पेस को उठाता है। उसके अंदर अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पेसेस ऐड करनी है टेक्स्ट के बीच में, तो आप एक स्पेशल फॉर्म ऑफ कोड यूज करोगे जिसको हम लोग कहते हैं एंड NBSP। ठीक है, मैंने ऐड किया एंड NBSP। ठीक है, तो देखो अब एक और स्पेस आ गई। अब जस्ट लेट्स जस्ट से कि मैंने इसको कॉपी किया। इनफैक्ट मैं इसको काफी टाइम कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं जो हेलो है ना इसको एक लाइन में ले आता हूँ। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे स्पेसेस ज्यादा हो गई, एंड इवन मैं इसको और मजीद बढ़ा सकता हूँ। लेट्स से मैंने यहाँ पे और NBSP डाले, अब देखो स्पेसेस और बढ़ रही हैं। ठीक है, तो एक दफा NBSP लिखने से एंड NBSP लिखने से एक स्पेस ऐड होती है, एक स्पेस ऐड होती है। इसी तरीके से HTML के अंदर आप कोई इमोजीज वगैरह यूज नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर आप इमोजी यूज करना चाहते हो तो उसके भी स्पेशल कोड होते हैं। अब मैं चलता हूँ गूगल के ऊपर और गूगल पे जाकर लिखता हूँ HTML इमोजी कोड। ठीक है, HTML इमोजीज कोड लिख के मैंने यहाँ पर सर्च किया तो मेरे पास W3 स्कूल्स का ये एक लिंक आया टॉप के ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आपके पास देखो साइड लोड हुई और देन यहाँ पे आपके पास काफी ज्यादा कोड आ गए। जिस तरह मैंने देखा था एंड NBSP डाला, इसी तरीके से एक कोड है, मैंने इसको कॉपी किया और पैराग्राफ के बीच में इंसर्ट कर दिया। एंड जस्ट चेक आवर वेबसाइट, तो यहाँ पे देखो हमारे पास वो इमोजी आ चुका है। ठीक है, मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। देखो हमारे पास बहुत एक इमोजी आ चुका है। ठीक है, अब लेट्स जस्ट से कि मैंने इस इमोजी को यहाँ से कॉपी किया और इसमें डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डबल इमोजी आएगा, लेकिन मैंने तो आपको कहा बाय डिफॉल्ट इमोजी यूज ही नहीं कर पाते। तो असल में हो क्या रहा है, ये तो एक तो बात है कि हमारा लोकल होस्ट है। सेकंड चीज, कुछ ब्राउजर्स ऐसे होते हैं जो कि इमोजीज को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब खाली इमोजी को अगर आपने HTML में डाला तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। और कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जो कि इमोजी को एक्सेप्ट नहीं करते। अब जिस तरह शॉपिफाई है वो इमोजीज को एक्सेप्ट नहीं करता, मैजेंटो है वो इमोजीज को एक्सेप्ट नहीं करता। वो कहता है कि आपको स्पेशल फॉर्म ऑफ कोड जो HTML में यूज होता है वही कोड डालो। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मैंने अगर ये वाला इमोजी कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखो एक ही लाइन में ना, दूसरी लाइन में यहाँ पे देखो दूसरी लाइन में यहाँ पर एक और इमोजी आ गया। अब लेट्स जस्ट से मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में मूव करना है कि इमोजी को, तो मैं सिंपली यहाँ पर एक बियर डाल दूंगा। ठीक है, बियर डाला एंड ये नेक्स्ट लाइन में मूव हो गया। सो इसी तरीके से आप मजीद अगर HTML को कंबाइंड फॉर्म में यूज करोगे तो यही कुछ होगा। ठीक है, तो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया यहाँ पे। अब आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे मैं टॉपिक एक और टॉपिक को कवर करने वाला हूँ जिसका नाम है मेटा कैरेक्टर्स, मेटा टैग्स, मेटा वगैरह, ये सब कुछ हम लोग अब इस टॉपिक में कवर करेंगे। लास्ट टाइम आपको याद हो मैंने हेडिंग एक्सप्लेनेशन दी थी, बॉडी एक्सप्लेनेशन दी थी, लेकिन मेटा की एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। लेकिन अब मैं आपको आगे की वो एक्सप्लेनेशन दे देने वाला हूँ। ठीक है, तो अब देखो आपकी वेबसाइट ना खाली लैपटॉप में नहीं ओपन होगी, आपकी वेबसाइट लैपटॉप में ओपन होगी, आपकी वेबसाइट फोन्स में ओपन होगी, आपकी वेबसाइट और भी बहुत सारी जगहों पर यूज होने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो कि ये जो मेटा वाला है ये किस लिए लगा हुआ है इसका मैं आपको बताने वाला हूँ। मेटा नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट, नेम इज इक्वल टू व्यू पोर्ट एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसका आप देख लो। ठीक है, उसके बाद ये जो कंटेंट है ना, ये क्या बता रहा है, डिवाइस इज इक्वल विड्थ इज इक्वल टू डिवाइस स्लैश विड्थ। ठीक है, अब ये क्या करने वाला हूँ, मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ इसे हो क्या रहा है इसमें। इंस्पेक्ट करने के बाद, अच्छा इंस्पेक्ट मैंने आपको बताया नहीं, सॉरी, कि इंस्पेक्ट होता क्या, आप राइट क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे एक इंस्पेक्ट विंडो ओपन होगी जो कि डेवलपर्स यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, इंस्पेक्ट करने के बाद आप पता क्या करना, ये जो है ना टूल बार के अंदर टॉगल डिवाइस वाला ऑप्शन, इसको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ना ये इस तरीके से आपके पास बार आएगी, इसको आप ओपन एंड क्लोज कर सकते हो। तो ये बार किस लिए होती है, बेसिकली ये फोन पे, ये उससे बड़े फोन पे, ये उससे बड़े फोन पे, और ये उसके बाद टैबलेट्स के ऊपर, ये लैपटॉप्स के ऊपर, ये एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के ऊपर और ये टीवी स्क्रीन के ऊपर। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होती रहेगी। ठीक है, लेट्स सो मैंने छोटे से फोन के ऊपर ये वेबसाइट ओपन कर ली एंड मैंने ये जो मेटा वाली लाइन है इसको लगा रहने दिया एंड मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसके अंदर मैंने लोडम डाल दिया और सिंपल मैं क्या करता हूँ इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ और ये डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया। ठीक है, फॉर्मेट करने के बाद देखो पैराग्राफ का टैग है मैंने डाल दिया एंड देन देखो यहाँ पे ना वो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट था ना वो अगली लाइन में शिफ्ट हो रहा है। देखो जैसे मैं बड़ा कर रहा हूँ उससे पिछली लाइन में ही जा रहा है, जैसे मैं छोटा कर रहा हूँ वो अगली लाइन में ही जा रहा है। लेकिन
लेट्स जस्ट से कि मैंने ये जो मेटा वाली लाइन है ना इसको रिमूव कर दिया, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद क्या हो रहा है, वो अगली लाइन में मूव ही नहीं कर रहा उसको, और वो बहुत खराब सा अजीब सा उसको शो कर रहा है, ठीक है। जबकि मेरे लैपटॉप में वो बिल्कुल ठीक शो कर रहा है, लेकिन अगर कोई और अपने फोन पे अगर वेबसाइट ओपन करेगा तो उसको ये अजीब सा शो होने वाला है, देख रहे हो, मतलब उसको बहुत छोटा शो होगा या कुछ ना कुछ खराब आएगा। तो ये लाइन इसी चीज से वो कर रही है, ठीक है। और मेटा का क्या काम होता है, अब मेटा का खाली ये काम नहीं होता, अब ये सारे मेटा के फीचर्स जो हैं ये ब्राउजर्स के फीचर होते हैं। अब ब्राउजर क्या होता है, जिस तरह हेड देखो, हेड के अंदर जो भी चीज होती है वो ब्राउजर पे शो होती है, ब्राउजर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो मेटा जो है ना, मेटा जो है वो हमारे ब्राउजर के लिए शो हो रहा है, ठीक है। मतलब मेटा व्यू पोर्ट जो है ना वो हमारे ब्राउजर की विड्थ को डिसाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से बात को समझ लो। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक मेटा टैग डालूं, ठीक है, और मेटा को क्लोज करते हैं एंड देन स्लैश से क्लोज। अच्छा, मेटा जो टैग है वो जो सिंगल लाइन है वो स्लैश से क्लोज होता है, ठीक है। ये आपने बात को लाजमी अपने जहन में रखना है। इसमें मैं नेम देता हूँ, और नेम देने के बाद मैं कहता हूँ index.html, ठीक है, index.html। अब मैंने यहाँ पे index.html क्यों लिखा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने एक चीज मिस्टेक की है जो कि मैंने नहीं करनी थी, ठीक है। नेम इज इक्वल टू index.html और डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू इज इक्वल टू डबल कोट्स आगे, और डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ दिस इज द होम पेज, ठीक है। अब देखो ये सारे ब्राउजर के फीचर हैं, तो आपको अभी स्क्रीन पर कुछ भी शो नहीं होने वाला, ठीक है। इनफैक्ट मैं उसको बंद कर देता हूँ, और देखो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि यूज कहाँ पे होते हैं। नेम से मैंने बताया कि मैं मेटा जो है ना उसको मैं बता रहा हूँ कि मेरी index.html वाली फाइल के अंदर मैं ये सब कुछ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ब्राउजर को बताना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो ये है, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। अब लेट्स जस्ट से कि मैं कोई वेबसाइट को सर्च किया, जैसे मैंने W3SCHOOL स्कूल्स HTML सर्च किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेबसाइट आ रही है W3 स्कूल्स HTML की, जिसके अंदर वहां पे लिखा हुआ है टाइटल वगैरह। सबसे पहले तो ये एक लिंक लगा हुआ है, उसके बाद ये सब कुछ। अब ये जो ब्राउजर पे सारा कुछ शो हो रहा है ये इस मेटा की ही वजह से शो हो रहा है। मेटा के अंदर उन लोगों ने लिखा हुआ है W3 स्कूल इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर लर्निंग एंड ट्रेनिंग, ठीक है। Examples might be specified to improve reading and learning of all content while using W3 Schools U। आगे से वो डॉटेड फॉर्म में है क्योंकि और भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी है, बट आपका जो गूगल है वो उसको इसी तरीके से शो करवाना चाह रहा, तो उसकी गूगल की मर्जी है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखो, जो हमारी डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको किस तरीके से शो करवाऊंगा, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो भी लाइव सर्वर पे नहीं है। डोंट वरी, हम लोग इसको आगे CSS और मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ इसको आगे टॉपिक्स में कवर करने वाले हैं, तो डरो मत। आप अभी सिंपल सा ये काम करो ना कि जो ये सब कुछ है ना इसको इसी तरीके से एज इट इज रहने दो, ठीक है। बस अभी ये समझ लो कि ये ब्राउजर का कोई फीचर है जो हम मेटा के अंदर यूज करते हैं, और ये यूज होता है SEO के लिए। अब SEO होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल को पता चले कि आपकी वेबसाइट के अंदर आखिर है क्या, वो तभी उसको रैंक करेगा। अब देखो गूगल पे जाकर अगर मैं सर्च करता हूँ ना यहाँ पे कुछ भी साइट्स, ठीक है, मैंने साइट सर्च किया तो देखो गूगल ने कुछ साइट्स देना शुरू कर दी। देखो मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स, moz.com ने मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स के नाम से एक लिंक बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जैसे साइट्स लिखा ना तो ये सब कुछ आने लग गया, ये रिजल्ट आने लगे। अब लेट्स जस्ट से कि अगर आपने अपनी वेबसाइट में साइट्स के बारे में कुछ बताया तो आपको मेटा के ऊपर जो टैग्स है ना उसमें बताना पड़ेगा कि आपकी जो इस वाला पेज है, ये वाला पेज है, इसके अंदर है क्या। इसी तरीके से अबाउट अस का पेज हमने बनाया हुआ है तो उसके अंदर भी आपको हर चीज बतानी पड़ेगी कि ये अबाउट अस का पेज है इस वेबसाइट का। और मजीद इसके अंदर काफी ज्यादा चीजें आती है मेटा के अंदर जो कि हम लोग आगे के ट्यूटोरियल्स में कवर करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों की HTML जो है ना वो कंप्लीट हो चुकी है, और मैं आप लोगों को बार बार मुबारकबाद दे रहा हूँ बिकॉज आपने अपनी पहली वेबसाइट बनाई, आपने उसको कंप्लीट किया, आपने उसको एडिट करना सीखा और उसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना सीखा, ठीक है। HTML के मजीद जो टैग्स है ना वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, सब कुछ कवर नहीं हो, लेकिन ये सिंपल सा ट्यूटोरियल था जिससे आप एटलीस्ट स्टार्टअप जरूर ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए मैं क्या कर लूंगा, अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि मैं आपको HTML विद चैट जीपीटी पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। जो हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है वो है HTML विद चैट जीपीटी।
अब HTML विद चैट जीपीटी को पढ़ने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो अपने जो टैब्स हैं बाकी सारे बंद कर लेता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत सारी रैम ले लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं चैट जीपीटी के वेब उस पे आ जाता हूँ, लाइक इंटरफेस पे आ जाता हूँ, यूजर इंटरफेस पे। अगर आपने लॉगिन या साइन अप नहीं किया हुआ तो साइन अप कर लो, और अगर आपका लॉगिन नहीं है तो आप चैट जीपीटी को एक दफा लॉगिन जरूर से कर लेना, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। तो आप देखो, अब चैट जीपीटी को यूज करने का मकसद क्या है। लोग कहते हैं वेब डेवलपमेंट डेड हो चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि डेड किस तरीके से नहीं हुई। चैट जीपीटी ने डेवलपर्स को किस तरीके से हेल्प किया है कि वो लोग मजीद इसके अंदर अमेंडमेंट कर सके, मजीद चेंजेस कर सके, और उनकी वेबसाइट की जो चीजें हैं वो फास्ट हो सके। अब लेट्स जस्ट से कि मैं एक वेबसाइट पे जाता हूँ, ठीक है, ये मैं एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ जो कि मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी हुई है, जिसके अंदर काफी ज्यादा मुझे कंटेंट नजर आया था, ठीक है। मैंने वेबसाइट को ओपन किया, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है ऑलमोस्ट देयर। ये देखो वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब मैंने चैट जीपीटी को कहा कि इसको पहले मैंने यहाँ से कॉपी किया, चैट जीपीटी में गया, इधर आके मैंने पेस्ट किया, ठीक है, और मैंने उसको कहा कन्वर्ट दिस इनटू HTML, ठीक है, मैंने इसको एंटर कर दिया, ठीक है। अब वो HTML में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। अब देखो, उसने सारा कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया, बट उसने अलग अलग पैराग्राफ के फॉर्म के अंदर दे दिया। अब मैं कहता हूँ आई जस्ट वांट इट इनटू अ सिंगल पैरा, ठीक है। अब वो जो है ना, वो सिंगल पैरा के अंदर वेबसाइट को मतलब उसको दे देगा। तो आप यहाँ से कॉपी करो टेक्स्ट को और अपने इसमें पेस्ट कर दो टेक्स्ट को, ठीक है। अब जब मैं अपने होम पेज पे आऊंगा तो देखो उसी तरीके से बिल्कुल डाटा आया। अब आप कहोगे उस तरीके से कहाँ है, लेकिन अभी के लिए उस पे इस पे CSS नहीं हुई हुई और इस पे हुई हुई है, तो इस वजह से इस तरीके से शो कर रहा है। लेकिन आप देखो उसने सारा कुछ कॉपी किया, वर्ल्ड ट्रेवल गाइड, मेक यू दिस 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 एंड, और यहाँ पर भी देखो वर्ल्ड ट्रेवल गाइड, मेक योर हॉलीडेज दिस दिस दिस, जो भी उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। तो वर्ल्ड ट्रैवल गाइड जो था वो इस पर साइड पे भी बोल्ड था, और चैट जीपीटी को पता चल गया कि वो बोल्ड था, तो उसने उसको बोल्ड कर दिया। लेकिन लेट्स जस्ट से क्या कि बस कल को कोई क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे ये एडवेंचर्स जो वर्ड है इसको भी मैंने बोल्ड करना है, तो आप क्या कहोगे? आपके चैट जीपीटी को कहोगे, पूरी स्क्रिप्ट लिख के दोगे कि भाई ये मैंने टेक्स्ट आपको दिया और इसको बोल्ड कर दो? इनफैक्ट आप बिल्कुल भी इस तरीके से नहीं करने वाले। आप सिंपल सा एक बोल्ड का टैग लगा दोगे, जो एडवेंचर्स का जो वर्ड है ना, ये बोल्ड हो जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से काफी ज्यादा और मजीद ऐसी चीजें हैं जो आपके HTML से इससे चैटजीपीटी से करवा सकते हो। अब लेट्स से क्लाइंट आता है और वो कहता है यार मुझे ये पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं चाहिए, यही टेक्स्ट आप यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स के अंदर कर दो, मतलब इसको बुलेट पॉइंट में बना के ना बुलेट पॉइंट में कर दो। तो आप क्या करो, इधर आओ चैट जीपीटी पे और उसको दोबारा से ये टेक्स्ट दो, लाइक अपने न्यू चैट ओपन की, ठीक है, और चैट जीपीटी को टेक्स्ट दिया। चैट जीपीटी को टेक्स्ट देने के बाद आपने क्या कहा, आपने कहा आई वांट दिस टेक्स्ट इनटू UL, ठीक है। अब उसको पता चल गया UL क्या है, और वो अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपको पूरा पूरा डाटा दे देगा। अभी अभी वो एनालाइज कर रहा है कि इस टेक्स्ट को वो UL के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकता है। अब उसने UL के अंदर इसको कन्वर्ट किया। अब आप क्या कर सकते हो, बिल्कुल इसी पैराग्राफ की जगह पे आके अपना ये यूएल रिप्लेस कर दो। जैसे ही आपने रिप्लेस किया, देखो हमारा डाटा यूएल के फॉर्म में शो हो गया। अब लेट्स जस्ट से क्लाइंट कल को कॉल करके आपको कहता है कि मुझे ना ये नंबर्स की फॉर्म में चाहिए, मतलब इस यूएल के अंदर ना ये बुलेट पॉइंट ना हो, यहाँ पे नंबर लिखे हो। तो अब आप चैट जीपीटी को जाकर थोड़ी कहोगे कि भाई मुझे इसको उसमें कन्वर्ट करना है तो आप मुझे दोबारा से डाटा दो, नहीं। आप क्या करोगे, आप यहाँ पे आगे ओ लिख दोगे और नीचे वाला ओ जो है वो खुद ब खुद VS कोड आपके लिए चेंज कर देगा। और यहाँ पे देखो आपका जो डाटा था वो नंबर्स की फॉर्म में यहाँ पे शो हो गया, ठीक है। अब ये आपने कर दिया। अब लेट्स जस्ट से कि क्लाइंट कहता है कि मुझे जो कल्चर वर्ड है ना इसको बोल्ड करना है, तो आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो इस कल्चर वर्ड को, एंड इसको हमने कर दिया बोल्ड। एंड अब देखो कल्चर वर्ड जो बीच में था वो बोल्ड हो चुका है। आगे मजीद आप चैट जीपीटी को इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब लेट्स जस्ट से कि वो जो क्लाइंट है वो मुझे कहता है कि इसको टेबल की फॉर्म में चाहिए, तो टेबल मैं कहता हूँ कि मुझे टेबल दे दो कोई समथिंग। अब ये टेबल कुछ और निकाल रहा है तो मैं टेबल टेबल की तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब वो देखो जो W3 स्कूल था वो भी अपनी एक वेबसाइट निकाल रहा है, लेकिन टेबल्स ट्यूटोरियल आ गया, टेबल विद एग्जांपल आ गया। लेट्स जस्ट से मैंने ये वाली साइट ओपन की, देखते हैं कि क्या इसमें हमारे पास वो कंटेंट मिलता है जो हमें चाहिए। देखो जैसे ये कंटेंट मिला है, लेकिन ये कॉपी नहीं हो रहा। ओके, मैं कोई और उसको उठाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने ये जो टेक्स्ट है ना यहाँ पे लिखा,
लाइक ये भी कॉपी नहीं हो रहा ब्रो, व्हाट द हेल। लेट्स जस्ट, ये भी कॉपी नहीं हो रहा। आई थिंक उन्होंने कॉपी पेस्ट ही बंद कर रखा है अपनी वेबसाइट से। ये भी एक जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है। सो मैं क्या करूंगा, HTML टेबल टैग पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कि अगर मुझे कोई टेबल वगैरह मिल जाए W2 स्कूल की वेबसाइट से। प्लीज ओपन हो जा प्लीज। ओके, ओपन हो गई। तो मैंने ये वाला जो डाटा था ना ये उठा लिया, फिर जैसे कॉपी इट एनीवेज। मैंने कॉपी किया एंड मैं चैट जीपीटी पे यहाँ पे आ चुका हूँ। इनफैक्ट मैं इसको बंद कर देता हूँ और चैट जीपीटी जो है ओपन हो गया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर ये वाला डाटा पेस्ट कर दिया। अब मैं उसको कहता हूँ कि आई वांट यू टू कन्वर्ट इनटू टेबल, ठीक है। अब वो देखो इसको कन्वर्ट करके देगा टेबल की फॉर्म में। अ, देखो उसने टेबल के फॉर्म में दिया, सेल स्पेसिंग दी, ये जो है ना ये दो प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे। एंड और ये सब कुछ जो जो भी कुछ दे रहा है ना वो हम लोग सारा यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं ओवल में आके ना इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब देखते हैं उसने हमें असल में दिया गया। उसने हमें जो टेबल बना के दिया है वो कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। देखो अब आपको कि भाई ये टेबल तो तुम्हारे टेबल से बहुत अच्छा है, इसमें ये है इसमें वो है, और तुम तो कह रहे थे CSS करनी पड़ेगी बट उसने कोई CSS नहीं की। एंड दिस एंड दैट, आप मुझे पता है आप लोग ये सब कुछ बोलोगे, लेकिन अगर मैं ये सब कुछ रिमूव कर दूं सेल स्पेसिंग और ये सब कुछ यहाँ से, ठीक है, तो ये उसी तरीके से शो हो रहा है जिस तरीके से मैंने बनाया था। अब आप कहोगे भाई तुमने मुझे कहा था CSS करनी पड़ेगी बट ये HTML से हो रहा है। तो मैं आपको बात बताता हूँ। अगर मैं आपके अगर मैं आपके सामने अभी सेल स्पेसिंग और वो सब कुछ लिखने लग जाऊंगा ना तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है। तो मैं CSS के ट्यूटोरियल के अंदर इसको कवर करना चाह रहा हूँ ताकि आप लोग जरा और डीप रिसर्च वगैरह से पढ़ सको। तो अभी के लिए अभी जो मैंने आपको पढ़ाया ना सिर्फ वो पढ़ो, ठीक है। और चैट जीपीटी जो था ना उसने हमें ये सब कुछ बना के दिया और विच इज गुड। अब लेट्स से यूजर कल को आगे कहता है और उसको कहता है कि मुझे ये जो TD का ये वाला लफ्ज है ना मुझे बोल्ड चाहिए, तो आप इसको बोल्ड के अंदर आओ और इधर आके ना इसको सारे को ना बोल्ड के अंदर शो कर दो। देखो अब ये वाला जो लफ्ज है ये बोल्ड हो गया। इसी तरीके से आप HTML के जरिए से कर सकते हो। सो प्लीज इसके ऊपर काम करना। यहाँ पर हमारा ट्यूटोरियल होने जा रहा है एंड मैंने आपको चैट जीपीटी का यूज करते हुए सारा कुछ बता दिया। और आई थिंक अब आपके जो जितने भी सारे डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। एंड इस प्लेलिस्ट के साथ और मजीद कंटिन्यू रहें, ठीक है, ताकि आपको आगे HTML वगैरह और सब कुछ समझ आ जाए। So yes, for now this tutorial is end up to here. Please subscribe to the channel ताकि आप और मजीद वीडियोस को देख सकें एंड लाइक और फॉलो जरूर कर दिया करो ब्रो, इसकी बहुत जरूरत है। एंड दैट्स इट, हमारा HTML का ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है एंड मुझे दें अभी के लिए इजाजत। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, अल्लाह हाफिज।